कोई एक स्टूडेंट माइक अनम्यूट करके मुझे बताए क्या होता है सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस। जी जिन्होंने हैंड रेज किया बताया मुझे। ओके जी मुझे लग रहा है कोई भी बताने के लिए तैयार नहीं है, चलें आगे चलते हैं। हैविंग एन आइडिया। ओके जी क्रॉस सेक्शन, हाँ क्रॉस सेक्शन स्टडीज क्योंकि सब करते हैं इस वजह से ज्यादातर लोगों को उसका आइडिया होता है, लेकिन मेटा एनालिसिस का इतना आइडिया नहीं होता क्योंकि ये सीखना पड़ता है फिर ही आता है। ठीक है चलो जी हम आगे चलते हैं, क्लास को ज्यादा और डिले नहीं करते। सिस्टमैटिक रिव्यू स्टडी। हाँ जी बिल्कुल, आउटकम्स को हम कंपेयर करते हैं, लेकिन हम एक छोटी सी बात हमने मिस की इसमें कि हम पूल्ड आउटकम्स लेते हैं। सारी सारी स्टडीज जो हम इंक्लूड करते हैं उसके आउटकम्स को कंबाइन करके और फिर उसका रिजल्ट जो है वो एनालाइज करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जी, सो सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस के बेसिकली सिंपल से स्टेप होते हैं। 10 स्टेप प्रोसेस है ये। ठीक है सबसे पहला क्या स्टेप होता है, हमने आइडिया डेवलप करना होता है कि हमने कौन से टॉपिक के ऊपर मेटा एनालिसिस करना है, सिस्टमैटिक रिव्यू करना है। उसके बाद हमने उसका रिसर्च क्वेश्चन बनाना होता है, उसी आइडिया को हमने एक पैटर्न का फॉर्मुलेट करना होता है, उसको रिसर्च क्वेश्चन या पी कोड क्वेश्चन अगर आपने सुना हो वो कहते हैं, वो हम बनाते हैं। फिर हम थर्ड स्टेप में चेक करते हैं कि ये जो आइडिया है क्या हम इस पे काम कर सकते हैं, इनफ स्टडीज अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है जी, फिर हम जब हम उसकी वायबिलिटी असेस कर लेते हैं, हमें पता लग जाता है कि हम इस टॉपिक पे काम कर सकते हैं, तो फिर हम उसकी बनाते हैं सर्च स्ट्रेटेजी और स्टडी प्रोटोकॉल। और फिर हम अपनी वही सर्च स्ट्रेटेजी जो बनाते हैं उसको हम मुख्तलिफ डेटाबेसेस, मेडिकल डेटाबेसेस पे सर्च करते हैं और आर्टिकल्स रिट्रीव करते हैं वहां से। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है जी, उन जो हमारे पास स्टडीज आती हैं उनकी हम स्क्रीनिंग करते हैं और फाइनल स्टडीज जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होती हैं उनको हम सिलेक्ट करते हैं और फिर हम उनमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, आगे जाके बताती हूँ कि कौन सा डेटा हमने एक्सट्रैक्ट करना होता है। जब हम डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फिर हम उनका स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करने के बाद जो हमने स्टडीज अपने मेटा एनालिसिस में इंक्लूड की होती हैं उनकी हम क्वालिटी असेसमेंट करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो हमने स्टडीज इंक्लूड की है वो अच्छी क्वालिटी की स्टडीज हैं, अच्छी तरह कंडक्ट हुई हुई, या फिर बुरी क्वालिटी की स्टडीज हैं। जब ये सारे 9 स्टेप हो जाते हैं फिर हम फाइनली अपना जो मैन्युस्क्रिप्ट लिखते हैं और उसको पब्लिकेशन के लिए किसी अच्छे जर्नल में सबमिट करवा देते हैं। ठीक है सो मेटा एनालिसिस की सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या है, किसी को आती है मेटा एनालिसिस की डेफिनेशन अगर किसी ने पढ़ी हो पहले से? ओके जी, अगर आप लोग खुद नहीं बताएंगे तो फिर मैं खुद नाम लेके फिर आपसे पूछूंगी। इसी बेहतर है खुद ही मुझे माइक अनम्यूट करके कोई भी स्टूडेंट बताए जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से। It is the analysis of multiple analysis. हाँ जी, एनालिसिस करते हैं किस चीज का? Ma'am, it is a बहुत quantitative analysis. हाँ जी क्वांटिटेटिव बहुत एनालिसिस, ज्यादा गुड आगे। बहुत ज्यादा स्टडीज को हम पूल करते हैं, उनके हम फिर एनालिसिस करते हैं। वेरी गुड, मैम बिल्कुल ऐसी। हाँ जी बताइए। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है और उस वक्त किया जाता है जब हम बहुत सारी स्टडीज करना चाहते हैं और उनके जो रिजल्ट होता है ना वो सिमिलर टू ईच अदर होता है। बिल्कुल वेरी गुड, यही डेफिनेशन है।
ओके जी। सो जैसा कि आप लोगों ने बताया, आप लोग जीनियस बच्चे हो, पहले से पता आप लोगों को। तो क्वांटिटेटिव सिंथेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ सिमिलर स्टडीज, ठीक है। असल में क्वांटिटेटिव सिंथेसिस हम कर रहे थे, हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास स्टडीज जो है वो सिमिलर हो, ठीक है। आगे जाके देखते हैं कि सिमिलर स्टडी से मेरा क्या मतलब है। तो हमारा गोल होता है कि हमने इनफ सिमिलर स्टडीज ढूंढनी होती है, उनको कंबाइन करना होता है और फिर हम उनका स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। ये सारा जो प्रोसेस 9 स्टेप प्रोसेस में हम बेसिकली यही कर रहे होते हैं कि हमने स्टडीज ढूंढनी होती है जो कि इतनी सिमिलर हो कि हम उनके रिजल्ट्स को कंबाइन करके और पूल्ड रिजल्ट या फिर कंबाइंड रिजल्ट हम प्रेजेंट कर सकें। सो जब भी हम कोई स्टडी, कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो ओवरऑल सारी पॉपुलेशन होती है, ठीक है। हम उस पॉपुलेशन में से एक सैंपल लेते हैं और उसके ऊपर स्टडी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे अगर समझे कि ये डायबिटीज की अगर पॉपुलेशन ले लें, ठीक है, तो हमने उसमें से डायबिटिक पेशेंट्स ले लिए, उन पे हमने अपनी स्टडी कंडक्ट कर दी और ये स्टडी हमने पाकिस्तान में की, ठीक है। लेकिन आप देखोगे कि उसी तरह की स्टडी सेम पॉपुलेशन पे सेम चीज को एनालाइज करने के लिए, सेम आउटकम्स को देखने के लिए डिफरेंट दुनिया में कहीं भी डिफरेंट जगह पे डिफरेंट लोगों पे कंडक्ट हुई होगी, लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होंगे, यानी कि ये भी डायबिटिक पॉपुलेशन पे हुई होगी और वही आउटकम्स जो है वो एनालाइज कर रहे होंगे। इसी तरह सिमिलर स्टडीज होंगी ये तीनों, ठीक है। तो पॉपुलेशन है और उसमें से हमने सैंपल लिया हुआ डिफरेंट पीपल का और उसके ऊपर हमने अपनी स्टडीज कंडक्ट की, ठीक है। 3 स्टडीज हैं लेकिन तीनों सिमिलर तकरीबन स्टडीज हैं। तो हम मेटा एनालिसिस में क्या कर रहे होते हैं, हम उन तीनों स्टडीज को कंबाइन करके उनका पूल्ड एनालिसिस करते हैं। हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो सारी स्टडीज का रिजल्ट को कंबाइन करके फिर जो रिजल्ट आ रहा होता है उसको हम मेटा एनालिसिस कह देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सारा मेटा एनालिसिस का जो समरी है ना वो बेसिकली ये है। अच्छा, अब एग्जांपल ले लेते हैं कि मेटा एनालिसिस दिखता कैसा है। मैं नाम तो ले रही हूँ लेकिन अगर आप कोई स्टडी पकड़ो तो उसमें हमें कैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये एक मैंने आर्टिकल लिया है, उसमें हम एनालाइज क्या कर रहे हैं, SGLT2 इनहिबिटर्स को देख रहे हैं फॉर द डिक्रीज ऑफ कार्डियोवास्कुलर डेथ एंड हार्ट फेलियर हॉस्पिटलाइजेशंस इन पेशेंट विद हार्ट फेलियर, ठीक है। ये एक आर्टिकल है। तो इसमें ये एक फॉरेस्ट प्लॉट दिया हुआ है। हम मेटा एनालिसिस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक फॉरेस्ट प्लॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। फॉरेस्ट प्लॉट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहले फॉरेस्ट प्लॉट में लेफ्ट साइड पे इंडिविजुअल स्टडीज दी होती है, हम स्टडीज लिख सकते हैं, या फिर अगर ट्रायल्स अच्छे वाले कंडक्ट हुए हैं उनके नाम होते हैं, ठीक है। कैनवस ट्रायल, क्रीडेंस ट्रायल, इस तरह डिफरेंट नाम होते हैं। तो हम एंटर करते हैं, ये सॉफ्टवेयर है उसमें हमने एंटर करना होता है इन नामों को। फिर फॉरेस्ट प्लॉट में सबसे पहले तो आ जाते हैं ऑथर और उनके स्टडीज के नेम, उनका पब्लिकेशन ईयर। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाता है इंटरवेंशन ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप, दो ग्रुप्स जिनको आपस में कंपेयर किया होता है उनको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं जी मेयर्स ऑफ एसोसिएशन। अब जो फोर्थ और फाइनल ईयर में स्टूडेंट है उनको तो आइडिया होगा कि मेयर ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आपके इसमें सेकंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स है तो उनको इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, आगे जाके आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन आप इसको पढ़ भी लोगे, अगर ना भी पता हो इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर आगे क्या आता है कि उसकी फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। ये जो मेयर्स ऑफ एसोसिएशन और सारा ये जो डेटा दिया हुआ है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इस तरह फॉरेस्ट प्लॉट के थ्रू करते हैं, और ये डायमंड है और ये इंडिविजुअल स्टडीज के रिजल्ट्स दिए हुए। और फिर ये पूल्ड एनालिसिस नीचे दिया हुआ है, ये फॉरेस्ट प्लॉट का डायमंड से शो होता है, ये सारी स्टडीज को कंबाइन करके जो रिजल्ट शो हो रहा है वो डायमंड हमें शो कर रहा है। और फिर ये जो स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, ये पी वैल्यू हमें ये शो कर रही होती है, ठीक है। और ये साथ में हेटेरोजेनिटी यानी कि जो हमने स्टडीज कंबाइन की उनमें आपस में कितना डिफरेंस है वो ये शो कर रही है। तो यहाँ पे इन स्टडीज में इतना डिफरेंस नहीं है क्योंकि इनके ये ओवरलैप कर रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। अभी में मैंने थोड़ी एक एडवांस टर्म बोल दी है, तो जो सेकंड और थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं वो परेशान ना हो, बस इसका मतलब ये है कि स्टडीज इतनी सिमिलर है कि उनके जो रिजल्ट्स है वो ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हमें जो अगर हमने नंबर्स में देखना हो तो वो हेटेरोजेनिटी उसको रिप्रेजेंट करी, तो यहाँ पे 0% है, यानी कि इतना डिफरेंस नहीं है इन स्टडीज में, स्टडीज के रिजल्ट सिमिलर। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं, ये तो हो गया मेटा एनालिसिस का। मेटा एनालिसिस से अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले वो मुझे पूछ लें, फिर मैं आगे चलती हूँ। आयशा, आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा, अभी हेट्रोजीनिटी और काई स्क्वायर को लेके परेशान ना हो, सिर्फ हेट्रोजीनिटी ये है कि वो हम ये हमें जो सॉफ्टवेयर हम जिसमें ये फॉरेस्ट प्लॉट बनाते हैं उसका नाम रेवमैन, ठीक है, रेवमैन या फिर आर सॉफ्टवेयर है, तो वो हमें खुद से ही देता है, इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ हमें बताता है कि स्टडीज कितनी सिमिलर है कितनी डिफरेंट, बस ये आपने याद रखना है। काई स्क्वायर और आई स्क्वायर के बारे में भी परेशान ना होना, सिर्फ हेट्रोजीनिटी का वर्ड आप याद करें।
हाशिम कह रहे हैं कि उनको आवाज नहीं आ रही, बाकी लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम हो रही है, आवाज आ रही मेरी कि नहीं आ रही ठीक से? नहीं, हैजिड रेशियो और रिस्क रेशियो दोनों डिफरेंट चीजें, दो डिफरेंट टाइप्स का मेजर ऑफ एसोसिएशन। वो आगे मैं स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट में आपको बताती हूँ, अभी इसके बारे में परेशान हो। ये सिर्फ मैंने आपको भी कंपोनेंट्स बताए कि एक फॉरेस्ट प्लॉट जो है, एक मेटा एनालिसिस है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। Hello, can you hear me? जी जी Yes, I have one question before we proceed forward, जी and that is, like, what's the basic objective of meta-analysis? I'm struggling to understand. Like, why don't I take the best research with more citations, have more greater sample size? Why do I have to consider each and every sample? What is the main objective behind it? जी, मैं आगे जाके आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में आ रहा है कि हम मेटा एनालिसिस कर क्यों रहे हैं, यही पूछना चाहिए ना आपके, हम आखिर कर क्यों रहे हैं, इसका फायदा क्या है करने? Yes. ओके, मैं अभी आगे जाके आ रहा है, वो वाली स्लाइड आ रही है, मैं उसमें बताती हूँ आपको। अच्छा जी, अब फिर आता है जी सिस्टमैटिक रिव्यू। सिस्टमैटिक रिव्यू क्या होता है? सिस्टमैटिक रिव्यू की डेफिनेशन जो कॉकरे ने दी है वो ये है कि हमने a systematic review attempts to identify, appraise and synthesize all the empirical evidence that meets the pre-specified eligibility criteria. अच्छा जी, अब कॉकरेन क्या है? कॉकरेन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस जो है वो डिफरेंट स्टडीज पे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, और सारे रूल्स जो हमें देती है कि ऐसे करना चाहिए, सारी गाइडलाइंस, हम रूल्स नहीं बल्कि गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड करती है कि कैसे हमें सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस करने चाहिए। ठीक है, तो उनकी ये डेफिनेशन है, उन्होंने बताया कि सिस्टमैटिक रिव्यू की क्या डेफिनेशन होती है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक रिव्यू, आपने दूसरे रिव्यूज का भी नाम सुना होगा, नैरेटिव रिव्यूज और सिस्टमैटिक रिव्यू और दूसरे लिटरेचर रिव्यू, इस तरह के नाम सुने होंगे, लेकिन इन सब में डिफरेंस क्या होता है? सो डिफरेंस ये होता है, नैरेटिव रिव्यू क्या होता है? नैरेटिव रिव्यू में कोई प्री डिफाइंड क्राइटेरिया नहीं होता है, उसमें हमें ये नहीं बताया होता है कि कौन, कोई क्राइटेरिया नहीं सेट किया होता जिसकी बेसिस पे हमने स्टडीज को सिलेक्ट करना होता है और फिर हम उनके आगे देख रहे होते हैं कि क्या स्टडीज कंडक्ट हुई है। लेकिन सिस्टमैटिक रिव्यू में पहले से एक क्राइटेरिया सेट होता है, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही हमने स्टडीज ढूंढनी होती हैं, और जितनी भी उस टॉपिक से रिलेटेड स्टडीज होती हैं हमने सारी ढूंढनी होती हैं और अपने सिस्टमैटिक रिव्यू में इंक्लूड करनी होती है। जबकि नैरेटिव रिव्यू क्या होता है, कोई भी ऑथर या सीनियर ऑथर या एक्सपर्ट जो है किसी भी फील्ड का, वो अपनी मर्जी से अच्छे वाले आर्टिकल्स को लेके उनको उनको ही मतलब इंक्लूड करता है अपने नैरेटिव रिव्यू में, और उन पे रिव्यू आर्टिकल लिख देता है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक रिव्यू दुनिया में कोई भी कहीं भी करेगा तो वही क्राइटेरिया यूज करते हुए उसके पास भी वही सेम स्टडीज आएंगी जो वो अपने रिव्यू में इंक्लूड करेगा। ठीक है जी, अब नैरेटिव रिव्यू में क्या होता है? नैरेटिव रिव्यू में एक ब्रॉड क्वेश्चन होता है, जबकि सिस्टमैटिक रिव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है कि अगर वही क्वेश्चन कोई और भी दुनिया में पूछेगा तो उसके पास भी वही सेम स्टडीज आएंगी। फिर नेक्स्ट पे ये आर्टिकल इंक्लूड ऑल द आर्टिकल्स दैट मीट द प्री स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, अच्छा, और अगर आपने प्री डिफाइंड क्राइटेरिया सेट किया तो उसी के अकॉर्डिंग आप फिर अब स्टडीज ढूंढते हो और उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो और फिर अपना जो है रिव्यू लिखते हो। जबकि नैरेटिव रिव्यू में कोई एस्टेब्लिश मेथड्स नहीं होते कि आपने इस बेसिस पे आर्टिकल्स ढूंढने हैं और फिर उनके डेटा एक्सट्रैक्ट करना, उस पर आपने रिव्यू लिखना। फिर इसी वजह से नैरेटिव रिव्यू में क्या होता है? हाई रिस्क ऑफ बायस होते हैं, जबकि सिस्टमैटिक रिव्यू में लो रिस्क ऑफ बायस होता है। और फिर सिस्टमैटिक रिव्यू में क्वांटिटेटिव सिंथेसिस होता है, जबकि नैरेटिव रिव्यू क्वालिटेटिव, यानी कि सिर्फ जो ऑथर है उसकी अपनी मर्जी का स्टडीज जो है उसने इंक्लूड की होती है। अच्छा, अब जो आपका क्वेश्चन है कि मेटा एनालिसिस हम कर क्यों रहे हैं, इसका फायदा क्या है हमें करने का? अब मेटा एनालिसिस सबसे पहले जी ये एक पिरामिड ऑफ एविडेंस है। ठीक है, पिरामिड ऑफ एविडेंस क्या होता है? जब भी कोई भी टॉपिक ले लें आप, मेडिसिन से रिलेटेड या कोई किसी और फील्ड से रिलेटेड, ठीक है, तो उसमें कुछ हम काम कर रहे होते हैं वो एक्सपर्ट ओपिनियन की बेसिस पे कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे एक फनी एग्जांपल है इसकी कि हम कहेंगे इट्स नॉट रिकमेंडेड टू जंप फ्रॉम द एयरप्लेन विदाउट अ पैराशूट। ठीक है, अब इस पे किसी ने कोई स्टडीज तो नहीं कंडक्ट की होंगी कि देखने के लिए कि पैराशूट के बगैर जो है हमें एयरप्लेन से जंप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमें पता है कि नहीं करना चाहिए क्योंकि इट्स हार्मफुल। ठीक है, तो ये बात सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन से ही हमें पता चल रही है, हमने कोई इस पे स्टडीज रिसर्च नहीं कंडक्ट की हुई है जानने के लिए कि हमें पैराशूट के बगैर एयरप्लेन से जंप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ एक्सपर्ट ओपिनियन क्या होती है उसकी एग्जांपल देने के लिए।
फिर आती है कि कोई आपको इंटरेस्टिंग केस मिल गया अपने क्लिनिक वगैरह में या फिर आप वार्ड्स में जब जाते हो, ठीक है, तो उस पे आप एक ही जो पेशेंट है उसके आप केस प्रेजेंटेशन करते हो। जैसे आप फाइनल ईयर में या फोर्थ ईयर में आप केस प्रेजेंटेशन करते हो, तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप रिसर्च उस पे अगर कोई यूनिक केस मिला आपको, उस पे आप केस प्रेजेंटेशन करके किसी जर्नल में सबमिट करवा दो तो वो एक केस रिपोर्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर 3 या 3 से ज्यादा पेशेंट्स हो जाए तो उसको हम केस सीरीज कहते हैं, लेकिन वो भी इसी तरह से होता है। ये दोनों केस रिपोर्ट और केस सीरीज डिस्क्रिप्टिव स्टडीज में आ जाती है। फिर आ जाती है सिंगल ग्रुप स्टडीज, जिसमें हम 2 ग्रुप्स का कंपैरिजन नहीं कर रहे होते, बल्कि एक ही ग्रुप के जो भी हमने पास रिजल्ट्स आते हैं उसको ही हम प्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद क्या आता है जी, ऑब्जर्वेशन स्टडीज आती है, जिसमें हमने 2 ग्रुप्स को आपस में कंपेयर किया था, लेकिन हमने उनको रैंडमली असाइन नहीं किया था, हमने अपने मर्जी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इंक्लूड किए होते हैं अपनी स्टडी के अंदर। फिर सबसे उससे भी ऊपर क्या आ जाता है जी, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स आ जाते हैं। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स क्या होते हैं, जो अच्छी स्टडीज होती हैं, हमने रैंडमली असाइन किया होता है, हमने किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे पेशेंट नहीं सिलेक्ट किए होते, बल्कि हमने रैंडमली सिलेक्ट किए होते हैं। फिर हम दोनों ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन सा, अगर हम कोई ड्रग एनालाइज कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि कौन सी ड्रग बेटर है, ग्रुप ए की ड्रग बेटर है, ग्रुप बी की ड्रग बेटर है, तो हमने रैंडमली असाइन करके फिर हम एनालिसिस करते हैं। अच्छा जी, अब मजे की बात ये देखने की कि सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस पे तो हमको इतनी मेहनत लगा ही नहीं रहे, तो फिर सबसे ऊपर कैसे आ रहा है। अब ये पिरामिड में जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो लेवल ऑफ एविडेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। सबसे कम जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन और सबसे जो अच्छा है वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, क्योंकि वो एक अच्छी स्टडी होती है और बगैर मतलब लो रिस्क ऑफ बायस होता है उसमें, ठीक है। जो रिजल्ट्स है हमें पता है कि वो ट्रू रिजल्ट्स हैं, वो बायस्ड रिजल्ट्स नहीं है। लेकिन सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस इससे भी ऊपर कैसे आ जाता है। अब सोचने की बात है, किसी के पास है इसका आंसर, इससे पहले कि मैं खुद आंसर करूं इसको। क्योंकि सारा एक्यूरेट होता है, क्योंकि क्या होता है, ज्यादा एक्यूरेट होता है। ज्यादा एक्यूरेट, किस बेसिस पे ज्यादा एक्यूरेट होता है। क्योंकि इसमें जो सारे स्टडीज की जो रिजल्ट्स हैं उनको कंपेयर करते हैं, तो इसलिए ये फिर ज्यादा एक्यूरेट होता है। हाँ जी, अच्छा, इसमें एक्यूरेसी का वर्ड यूज करना ना थोड़ा गलत है, ठीक है। एक्यूरेसी का वर्ड नहीं, हम ये यूज करेंगे कि ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाता है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर एविडेंस हो जाती है। एक्यूरेसी जो है ना वो हम वो वाला वर्ड यूज करें। एक्यूरेट का मतलब है कि सही आंसर, सही आंसर नहीं हम कहते, हम कहते हैं कि ज्यादा स्ट्रॉन्गर एविडेंस हो जाती है। स्ट्रॉन्गर एविडेंस कैसे हो जाती है, क्योंकि हम मेटा एनालिसिस जब करते हैं तो हम उसमें डिफरेंट जो है मल्टीपल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स का हुई कंबाइन करके तो उनका हम आंसर दे रहे होते हैं, उनको हम कंबाइन करके उसका स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करके उसका रिजल्ट प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो रैंडम समझिए कि एक अगर आरसीटी कोई कंडक्ट हुआ और उसमें 1000 की पॉपुलेशन थी, लेकिन अगर हमने वही डिफरेंट आरसीटीज कंबाइन कर दिया और उनमें हमने टोटल पॉपुलेशन अब 10 अगर आरसीटीज कंबाइन किया और हर आरसीटी में 1000 की पॉपुलेशन थी, अब हमने मेटा एनालिसिस किया तो उसमें कितनी पॉपुलेशन होगी, 10,000। तो हमारे पास अब जो मेटा एनालिसिस का रिजल्ट आ रहा है वो 10,000 पॉपुलेशन का, जबकि जो सिंगल आरसीटी है उसमें सिर्फ 1000 की पॉपुलेशन थी। तो हमारे पास क्या हो गया कि जो स्टेटिस्टिकल जो है उसकी पावर है वो बढ़ गई है मेटा एनालिसिस के अंदर। इसी वजह से जो हायरार्की है, जो आपको पिरामिड शो हो रहा है, इसमें इस वजह से मेटा एनालिसिस ऊपर आता है, क्योंकि अगर हम अच्छा मेटा एनालिसिस कंडक्ट करें और डिफरेंट आरसीटीज के ही रिजल्ट कंबाइन करें तो वो स्टेटिस्टिकल पावर इंक्रीज हो जाती है एक इंडिविजुअल आरसीटी की निस्बत, ठीक है। इस वजह से मेटा एनालिसिस हायरार्की में रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से भी ऊपर आ जाता है। तो मेटा एनालिसिस करने का फायदा क्या है, जो आपने पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा था एक स्टूडेंट ने, यही फायदा है कि जब हम एक स्टैटिस्टिकल पावर इंक्रीज हो जाती है और अच्छा मेटा एनालिसिस अगर हमने कंडक्ट किया तो जब डिफरेंट गाइडलाइंस होती हैं वो इसी मेटा एनालिसिस के रिजल्ट्स को यूज करके अपने गाइडलाइंस में साइट करते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छा मेटा एनालिसिस कंडक्ट करें तो आपको साइटेशंस भी जो हाई लेवल की गाइडलाइंस होती है उसके अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो इस वजह से मेटा एनालिसिस आपके पास, और आप अच्छा, एक तो आपके पास टॉप ऑफ द पिरामिड पे आ जाता है, ठीक है, एंड इट्स हाईली साइटेड इन द लिटरेचर, ठीक है। दूसरी बात ये होगी। अगली बात क्या, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको एक तो स्टडीज जो है ऑलरेडी पब्लिश्ड है, आपको कोई रिसर्च कंडक्ट नहीं करनी पड़ती, आपको कोई फंडिंग नहीं चाहिए होती या किसी और की सपोर्ट नहीं चाहिए थी, सिर्फ मिनिमम 2 लोग मिलके मेटा एनालिसिस कर सकते हैं। 2 लोगों से ज्यादा आपको किसी की जरूरत नहीं होती मेटा एनालिसिस करने के लिए। और सबसे अच्छी बात ही इसकी ये कि ये ऑटोनॉमी होती है आपके इसके पास, ठीक है। तो और आप खुद से बैठ के इंडिपेंडेंटली 2 लोग मिलके मेटा एनालिसिस कर सकते हो, ना आपको फंडिंग चाहिए, ना किसी की सपोर्ट चाहिए, ना आपको इसके लिए आईआरबी अप्रूवल, जो आपको पता हो अगर आपने दूसरी रिसर्च कंडक्ट की हो तो उसके लिए आपको
IRB अप्रूवल भी चाहिए होता है, इसके लिए आपको ऐसा कोई अप्रूवल कुछ भी नहीं चाहिए, तो आप घर बैठ के अपने लैपटॉप पे खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आंसर हो गया जिन्होंने पहले मुझसे क्वेश्चन पूछा था। अच्छा जी, यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछे, फिर मैं आगे चलती हूँ। अच्छा जी, मुझे लग रहा है कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर आगे चलते हैं हम। सबसे पहले हमने डेवलप किया आइडिया, फिर हमने उस आइडिया का नेक्स्ट स्टेप क्या है जी। अच्छा, मुझे बताइएगा अगर मैंने रिसर्च कंडक्ट करनी हो तो मैं आइडिया कहाँ से लूँ, कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जहाँ से मुझे अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं। अच्छा, मेटा एनालिसिस और सिस्टमैटिक रिव्यू में क्या डिफरेंस है। जो सिस्टमैटिक रिव्यू है ना, वो सारा स्टेप हमने वही फॉलो करना था, ठीक है। मेटा एनालिसिस और सिस्टमैटिक रिव्यू का एक ही सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन जो सिस्टमैटिक रिव्यू है उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं हम कर रहे होते, खाली सिर्फ हम रिव्यू ही लिख रहे होते हैं, जो टेक्स्ट होता है हम उसमें कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं कर रहे होते, ये होता है। हालांकि स्टेप दोनों के सेम ही है, बस डिफरेंस ये आ जाता है कि हम मैथमेटिकल जो एनालिसिस होता है वो नहीं कर रहे होते। हाँ जी बिल्कुल, अगर आपको कोई रिसर्च का बैकग्राउंड नहीं है, सिर्फ आपको मेटा एनालिसिस ही करना आता है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैडम, यही फायदा है मेटा एनालिसिस का कि आपको कोई और रिसर्च करनी नहीं आती, आपको सिर्फ मेटा एनालिसिस ही आप सीख रहे हो मुझसे, तो आप खुद से कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए। अच्छा जी, मेरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि आइडियाज मैं कहाँ से लूँ, अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छी रिसर्च करना करूँ, तो कहाँ से आइडियाज लूँ। ऑलरेडी डन स्टडीज से। ऑलरेडी डन स्टडीज से, ठीक है, वो मुझे कहाँ पे मिलेंगी। पबमेड पे जर्नल्स में। पबमेड से मिलेंगे। और नहीं जी, मेंटोर जरूरी नहीं है मेटा एनालिसिस के लिए, आप खुद भी कर सकते हैं, बस आपको सीनियर ऑथर चाहिए, तो जो जिस टॉपिक से आप रिलेटेड मेटा एनालिसिस करना चाह रहे हो उसके आपको सीनियर ऑथर चाहिए होता, ताकि आपको डिस्कशन में आपको हेल्प मिल जाए, मतलब इम्प्रूव कर दो आपके डिस्कशन को। अच्छा जी, एक स्टूडेंट कह रहे हैं गैप्स इन द लिटरेचर, ठीक है, वो गैप्स हमें कहाँ से मिलेंगे। पिछला हमें अगर कोई लिटरेचर रिव्यू ऑलरेडी रिव्यू आर्टिकल लिखा हुआ है तो वहां से भी हमें मिल सकता है, ठीक है। पबमेड हो गया, गूगल स्कॉलर, ठीक है। चैट जीपीटी से भी आइडियाज मिलते हैं। चैट जीपीटी वाले जो स्टूडेंट है ना, वो मुझे जरा माइक अनम्यूट करके बताएं कि आप चैट जीपीटी से कैसे आइडियाज लेते हैं। साई हब पे तो हमें फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स मिलते हैं, वहां से आइडियाज कैसे मिलेंगे हमें। अच्छा जी, तो डिफरेंट किस्म के आंसर्स आप सब लोगों ने दिए हैं मुझे। अच्छा, तो अगर हमें अच्छा आइडिया चाहिए होता है ना, सबसे पहले तो जो जिन स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि प्रीवियसली पब्लिश्ड जो स्टडीज हैं वहां से आइडिया मिलेगा, तो ये सबसे बेहतरीन आइडिया यही है कि जो प्रीवियसली पब्लिश, अभी जो लेटेस्ट जो आरसीटीज पब्लिश हुए हैं, जो लेटेस्ट रिसर्च पब्लिश हो रही है, आपको वहां से अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं कि अच्छा ये हॉट टॉपिक चल रहा है, ये ट्रेंडिंग है, इस टॉपिक पे अगर हम मेटा एनालिसिस करेंगे तो इम्पैक्टफुल होगा वो ज्यादा, ठीक है। सेकेंडली, आप डिफरेंट आपका जो स्पेशलिटी है, जैसे अगर कार्डियोलॉजी आपको पसंद है, नेफ्रोलॉजी पसंद है, ऑफ्थेल्मोलॉजी पसंद है, जो भी आपको स्पेशलिटी पसंद है, उससे रिलेटेड जितने भी जर्नल्स हैं, आपने गूगल पे जाकर लिखना है कि बेस्ट जर्नल्स इन दिस फील्ड, ठीक है। तो आप वो वाले सारे जर्नल्स के जो न्यूज लेटर्स है ना, उसको आप सब्सक्राइब कर लो, और वो आपको हर वीकली जो है मेल में आपको आर्टिकल्स जो लेटेस्ट रिसर्च पब्लिश हो रही होती है उसके आपको कंटेंट पेज जैसे होता है ना, वैसे आपको भेजते रहते हैं, तो आप उस पर नजर रखो, आपको कोई ना कोई आइडिया अच्छा मिल ही जाएगा। मुझे भी अपने जो मेटा एनालिसिस है उसका आइडिया ऐसे ही मिला था, एक न्यूज़लेटर ही मैंने सब्सक्राइब किया था, उससे ही मुझे अपना आइडिया मिला, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे ये हो गया कि आप न्यूज़लेटर सब्सक्राइब कर लो। फिर थर्ड नंबर पे आप अपने जो सीनियर है उनसे जाके पूछो कि भाई ऐसा कौन सा आजकल क्लिनिक में ऐसा टॉपिक चल रहा है जो कि कंट्रोवर्शियल है, जिसका अभी किसी को रिजल्ट नहीं पता,
ठीक है। तो आप उस टॉपिक पे रिसर्च देख सकते हो कि है कि नहीं, और उस पर आप कंबाइन करके और अपना मेटा एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, मुझे 1 सेकंड लेना। अच्छा जी, तो मैंने आपको क्या बताया है कि सबसे पहले हम प्रीवियसली पब्लिश जो रिसर्च है वहां से आइडिया ले सकते हैं, जर्नल के न्यूज़लेटर हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, और थर्ड हम अपने सीनियर से जाके कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि अच्छा टॉपिक है, अगर आपको वो बता दें तो वहां से आपको आइडिया मिल जाए और आप उस पर रिसर्च कर सकें। और बिलीव मी कि मुझे भी अपने सीनियर से ही एक टॉपिक मिला कि उन्होंने मुझे बताया कि अच्छा लेटेस्ट ये ट्रेंड्स चल रहे हैं। मेरा जो है फील्ड है वो ऑप्थेल्मोलॉजी की है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि लेटेस्ट ये ऐसे ये वाली सर्जरीज जो है वो लेटेस्ट है, ठीक है। तो मुझे आइडिया मिला कि अच्छा आपने सुना होगा लेसिक सर्जरी और स्माइल सर्जरी, तो स्माइल जो है वो लेटेस्ट जो है रिफ्रैक्टिव सर्जरी है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं स्माइल पे ही एक मेटा एनालिसिस करूँ, ठीक है। तो इस तरह आपको अपने सीनियर से भी अच्छे आइडियाज मिल जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है, वो ज्यादा एक्सपर्ट होता है इस फील्ड के, और उनको पता है कि कौन सी लेटेस्ट रिसर्च चल रही है, कौन सा लेटेस्ट जो ट्रेंड है वो चल रहा है, ठीक है। तो वहां से आपको काफी अच्छा आइडिया मिल सकता है। फिर नेक्स्ट आप साइंटिफिक मीटिंग्स अगर आप अटेंड करो तो वहां पे भी आपको अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं कि दूसरे लोग क्या रिसर्च कर रहे हैं, क्या रिसर्च प्रेजेंट कर रहे हैं, आपको वहां से भी काफी अच्छे आइडियाज मिल सकते हैं। फिर लास्टली गाइडलाइंस जो भी आपकी फील्ड है उसकी आप गाइडलाइंस पढ़ो, वहां पे उन्होंने बताया होता है कि वहां पे डिफरेंट रिकमेंडेशन दी थी कि ये वाली गुड रिकमेंडेशन है, ये बैड रिकमेंडेशन है। वहां से आपको पढ़ के जो गैप्स इन द लिटरेचर या कोई कॉन्ट्रोवर्सी है, आपने 2 चीजें देखनी है, एक कॉन्ट्रोवर्सी देखनी है और एक गैप इन द लिटरेचर देखने के, अच्छा जिसका भी आंसर आपको नहीं पता, ठीक है, या फिर कोई बात कंट्रोवर्शियल है, ये करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, उसका मतलब कंट्रोवर्सी है, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स आप ढूंढोगे तो आपको काफी अच्छे जो हैं टॉपिक्स मिल जाएंगे मेटा एनालिसिस करने के लिए। बिग कैट्सन से आइडिया मिला आपको? ओके गुड। फार्मर से एसोसिएटेड आइडिया होगा फिर आपका। अच्छा जी, फिर अब ये तो हो गया सारा आइडिया। अब मैंने आपको काफी ज्यादा टाइप्स बता दिए हैं कि यहाँ से आप आइडियाज ले सकते हो। फिर हमने क्या करना होता है, हमें आइडिया एक मिल गया, अच्छा वाला आइडिया मिल गया, हमने सोचा कि हम इस पे मेटा एनालिसिस अब करेंगे। आपने उस आइडिया को अब कन्वर्ट करना है पी कोड क्वेश्चन में। अब कोई मुझे माइक अनम्यूट करके बताए कि पी कोड का क्या मतलब है, फुल फॉर्म क्या है पी कोड की? अस्सलाम वालेकुम। मैम पाइको का तो मुझे पता है, पॉपुलेशन इंटरवेंशंस, कंपैरिजन एंड आउटकम्स, लेकिन डबल टीज मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं। Types of studies. It indicates types of studies. हाँ, टाइप ऑफ स्टडीज, और दूसरा लास्ट टी किस लिए है? गुड। हाँ, एक स्टूडेंट में कह रही है टाइम ऑफ फॉलो, ठीक है। अच्छा जी, तो अब पी कोड क्या है? पी कोड एक निमोनिक है जिससे हम अपनी जो स्टडीज हैं उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं और कंडक्ट कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब, इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं? आपके पास कोई भी रिसर्च आर्टिकल आ गया, आपको कोई, मैंने आपको कहा है कि मुझे बताओ कि इस आर्टिकल की समरी क्या है, ठीक है। तो आप देखोगे कि अच्छा इस आर्टिकल की पॉपुलेशन क्या है, कौन सी पॉपुलेशन पे, कौन से पार्टिसिपेंट्स पे ये स्टडी कंडक्ट की गई है, ठीक है। फिर आप देखोगे अच्छा इसमें कोई इंटरवेंशन कौन सी है जिसको हम, क्या ऐसी चीज है जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं उस आर्टिकल में, ठीक है। तो आप इंटरवेंशन देखोगे, और अगर उसका कंट्रोल ग्रुप दिया हुआ है उसमें, या एक तो होती है सिंगल आर्म स्ट्रेटजी जिसमें कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं दिया होता, कोई कंपैरिजन नहीं किया होता, सिर्फ एक ड्रग ही समझो देखिए। लेकिन अगर किसी का कंट्रोल ग्रुप दिया तो आप देखोगे अच्छा इसका कंट्रोल ग्रुप क्या है, कंपैरिजन ग्रुप क्या है, ठीक है। फिर आता है जी आउटकम, ओ स्टैंड्स फॉर आउटकम, उसके आउटकम्स क्या क्या एनालाइज हुए हैं आप वो देखोगे, ठीक है। और फिर टाइप ऑफ स्टडी डिजाइन या टाइप ऑफ क्वेश्चन आप देखोगे, ये आरसीटी है, कोई ऑब्जर्वेशन स्टडी है, केस कंट्रोल स्टडी है, कोहोर्ट स्टडी है, कौन से टाइप की स्टडी, ठीक है, वो देखोगे। और फिर लास्ट ही आता है टाइम ऑफ फॉलो, अभी कितनी देर के लिए स्टडी कंडक्ट हुई थी। अगर आपने आज स्टडी शुरू की है तो कितनी देर के लिए पेशेंट्स का फॉलो अप किया, 3 इयर्स के लिए, 4 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए। तो आपको पीकोड जो है वो हेल्प करता है कैसे नमूने के, जो कि आपको हेल्प करता है कोई भी स्टडी को इंटरप्रेट करने के लिए। अगर आपने किसी को प्रेजेंट करना है तो आप इसी कंपोनेंट्स को यूज करते हुए अच्छे वे में आप उस स्टडी को, आर्टिकल को प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। और जब आपने कंडक्ट करना होता है तब भी आपने देखना होता है कि आप अगर स्टडी को
कंडक्ट करने जा रहे हो, कोई रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हो, तो आप कौन सी पॉपुलेशन तैयार करोगे, आप कौन सी इंटरवेंशन को एनालाइज करना चाह रहे हो, आप कौन कौन से आउटकम्स देखना चाह रहे हो उसमें, ठीक है। तो आपने ये सारे अपनी जो रिसर्च के कंपोनेंट्स हैं इनको डिफाइन करना होता है, तभी आप जाके आगे उस पर काम कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये इसका असल में ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए कि इसके क्या क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। पॉपुलेशन इंटरवेंशन, इसको आप कुछ लोग कंट्रोल कहते हैं, कुछ लोग कंपैरेटर कहते हैं, आपकी मर्जी, जो मर्जी कह लो इसे। फिर आता है जी आउटकम, फिर आता है टाइप ऑफ स्टडी डिजाइन एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, और फिर टाइम ऑफ फॉलो अप, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, अब टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन आप क्या पूछ सकते हो अपने रिसर्च में, आप इटियोलॉजिकल क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कोई भी डिजीज है, कोई भी है, उसके कॉज क्या है, ठीक है। फिर डायग्नोस्टिक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कौन सी डायग्नोस्टिक मोडेलिटी है जो कि उस डिजीज को हमें डायग्नोस करने में हेल्प करेगी। फिर प्रिवेंटिव कोई क्वेश्चन हो सकता है। फिर थेराप्यूटिक, जो हमारा मेन जो हम ज्यादातर मेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं वो थेराप्यूटिक वाले, इंटरवेंशनल मेटा एनालिसिस या फिर थेराप्यूटिक वाले। और फिर प्रोग्नोस्टिक भी आपका क्वेश्चन हो सकता है, आप किसी डिजीज का प्रोग्नोस्टिक देख रहे होते हैं कि आगे जाके इसका क्या आउटकम निकलेगा। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है जी थेराप्यूटिक। थेराप्यूटिक में क्या है कि हमने पेशेंट्स लिए हैं, पेशेंट्स विद फ्रैक्चर, ठीक है। हम देख रहे हैं उसमें कि एस्प्रिन इंटरवेंशन हमारी है एस्प्रिन, और हमारा कंट्रोल ग्रुप है लो मोलेकुलर वेट हेपरिन। हम इन दोनों को कंपैरिजन करें, हम आउटकम क्या देख रहे हैं, डेथ देख रहे हैं, मोर्टेलिटी का आउटकम एवेल्युएट करें कि कौन से बेटर है मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने में इन दोनों ड्रग्स में से, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या हुआ, थेराप्यूटिक क्वेश्चन हुआ, क्योंकि हम एक ट्रीटमेंट को एनालाइज कर रहे हैं उसमें। फिर आ जाता है जी डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक स्टडीज में क्या होता है, उसमें एग्जांपल है कि हमने पेशेंट्स विद लिवर सिरोसिस लिए, हमारी इंटरवेंशन है एमआरआई और कंट्रोल ग्रुप है सीटी स्कैन, ठीक है। हम इन दोनों को कंपैरिजन करके देखें कि इन दोनों में से कौन सी जो है डायग्नोस्टिक मोडेलिटी बेहतर है इसका डायग्नोसिस करने में, जो कैंसर का लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स में कैंसर का डायग्नोसिस करने के लिए, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या हुआ, डायग्नोस्टिक। फिर आ जाता है जी प्रोग्नोस्टिक क्वेश्चन। अब प्रोग्नोस्टिक क्वेश्चन में क्या होता है, एक चेंज आता है कि हम इसमें इंटरवेंशन की बजाय एक्सपोजर देख रहे होते हैं, एक्सपोजर टू द डिजीज। हम कुछ खुद से तो इंटरवीन नहीं कर रहे इसमें, हम जस्ट पेशेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वो आउटकम डेवलप करेगा कि नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल हमने इसके लिए कि हार्ट फेलियर के हमारे पास पेशेंट्स हैं और एक्सपोज किससे हुए, शागास डिजीज, और जो कंट्रोल ग्रुप हमने कौन सी लिया, नो शागास डिजीज, और हम देख लेंगे क्या वो स्ट्रोक का आउटकम डेवलप करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या हो गया, प्रोग्नोस्टिक क्वेश्चन हो गया। इसमें हम पॉपुलेशन, एक्सपोजर, कंट्रोल, आउटकम एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, टाइप ऑफ स्टडी डिजाइन, ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो पिक्चर है इसको कोई डिफाइन कर सकता है, अगर किसी को ऑलरेडी आइडिया है कि इस पिक्चर का क्या मतलब है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। You cannot compare apple to oranges. वेरी गुड। हम एप्पल्स को ऑरेंजेस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अब इसका पूरा एक्सप्लेनेशन क्या है जी, इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि हमने मेटा एनालिसिस के लिए ऐसी स्टडीज लेनी होती है जो कि बहुत सिमिलर हो, ठीक है। वो डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, उनका पॉपुलेशन मैच करती होनी चाहिए, उनके इंटरवेंशन, कंट्रोल ग्रुप, आउटकम उसमें सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट वन आउटकम उनका सिमिलर होना चाहिए। तो ऐसी स्टडीज को हम कह देते हैं एप्पल्स। और एप्पल्स अब डिफरेंट काइंड ऑफ एप्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमने स्टडीज हमारी एप्पल्स या डिफरेंट काइंड ऑफ एप्पल हो सकते हैं, लेकिन वो ऑरेंजेस नहीं हो सकते। हमने बिल्कुल जैसे अगर हम किसी डायबिटिक पॉपुलेशन में अपनी स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं और हम कोई ड्रग देख रहे हैं, तो हम उसमें कोई और पॉपुलेशन की पेशेंट इन्वॉल्व नहीं करेंगे उसमें, ठीक है। तो हमारे इसी वजह से पी कोड को डिफाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरू में ही अपनी जो प्रोसेस है उसके शुरू में ही बिल्कुल हमें पी कोड अच्छे से डिफाइन कर लेना चाहिए कि कौन सी पॉपुलेशन हम इन्वॉल्व करेंगे अपनी जो है मेटा एनालिसिस के अंदर। ओके जी, तो सबसे पहले आइडिया है, और आइडिया के बाद हमारे पास आया है पी कोड क्वेश्चन। अगर द कंपोनेंट्स ऑफ पी कोड क्वेश्चन मस्ट बी ब्रॉड इनफ टू इंक्लूड सिमिलर स्टडीज। अच्छा, अब हमारा पी कोड क्वेश्चन बहुत ज्यादा नैरो नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत ज्यादा नैरो और ना बहुत ज्यादा ब्रॉड, बिल्कुल मिडिल में होना चाहिए कि इतना ब्रॉड ना हो कि सारी दुनिया की स्टडीज हमारे पी कोड क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, हमारे मेटा एनालिसिस के अंदर आ जाए। ना इतना नैरो होना चाहिए कि हमारे पास इनफ स्टडीज ही ना हो, एक या दो स्टडी हमें मिल रही हो सिर्फ अपना मेटा एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। आपके पास मेटा एनालिसिस करने के लिए एटलीस्ट 3 स्टडीज होनी चाहिए, ठीक है। और फिर यही बात आ जाती है वायबिलिटी ऑफ मेटा एनालिसिस। वायबिलिटी का क्या मतलब है कि अब हमने हमारे सबसे पहले हमने आइडिया डेवलप कर लिया, उसके बाद हमने उसका पी कोड क्वेश्चन बना लिया। अब थर्ड पे हमने देखना है कि क्या हम इस पी कोड क्वेश्चन जो हमने बनाया है इस पे हम अपना मेटा एनालिसिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसके लिए क्या चीज जरूरी है, उसके लिए जरूरी ये है कि हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा स्टडीज होनी चाहिए, सिमिलर स्टडीज, ठीक है।
और हमारा जो मेटा एनालिसिस है वो नोवल होना चाहिए, पहले से उसमें मेटा एनालिसिस नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे स्टार लगाने का ये मकसद मेरा ये है कि हो सकता है कि पहले उसमें मेटा एनालिसिस हुआ हो, ठीक है, आपने देखा होगी अपडेटेड मेटा एनालिसिस भी लोगों ने किए होते हैं, तो आपने उसको कैसे कैटर करना है, ठीक है। बहुत दफा ऐसे होता है कि आपको आइडिया मिलता है, आप उसका प्री-कोड बनाते हो और पता लगता है कि अच्छा उसमें पहले से मेटा एनालिसिस हुआ है, लेकिन कब आपने ये काम करना है कि आप उस पर एक अपडेटेड मेटा एनालिसिस कर लो। तो आप अपडेटेड मेटा एनालिसिस तभी कर सकते हो कि जब पिछला वाला मेटा एनालिसिस इतना पुराना हो कि उस पर 4 या 5 स्टडीज और ज्यादा पब्लिश हो चुकी हुई हैं, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा होगा कि अगर 4 या 5 स्टडीज तो पब्लिश नहीं हुई लेकिन एक बहुत अच्छी स्टडी पब्लिश होगी जिसने उस फील्ड को ही चेंज कर दिया, बहुत ज्यादा रिजल्ट ही चेंज कर दिया, ठीक है, तो आप उस स्टडी को इंक्लूड कर सकते हो अपने अपडेटेड मेटा एनालिसिस के अंदर, ठीक है। तो ये मतलब है मेरा नोवल मेटा एनालिसिस है इंक्लूड करना, ठीक है। तो ये दोनों जो क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए तभी आप अपना जो है मेटा एनालिसिस आगे कंटिन्यू करोगे, नहीं तो आप दोबारा अपने पी-कोड को मॉडिफाई करोगे और फिर आप दोबारा से उस पर स्टडीज ढूंढोगे, और जब ये आपकी क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा तभी आप आगे इस पे फर्दर कंटिन्यू करो, नहीं तो आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई उस पर फायदा नहीं है कि अगर आप मेटा एनालिसिस करो और उस पर ऑलरेडी मेटा एनालिसिस हुआ हो और या फिर इनफ स्टडीज ना आपको मिल रही, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। हेलो। हाँ जी, अ, हमें पिछली मेटा एनालिसिस से कितना टाइम आइडियली कि हम उस पे दोबारा मेटा एनालिसिस कंडक्ट कर सकते हैं अगर एक टॉपिक पे ऑलरेडी मेटा एनालिसिस है? स्टडीज की बात आ जाती है ना, कि उस पे इनफ स्टडीज आपको मिल गई, 4 या 5 स्टडीज मिल गई, आपको लग रहा है कि ये इंप्रूव कर देगा पिछले वाले मेटा एनालिसिस के रिजल्ट को, तो आप उस पे कंडक्ट कर सकते हैं मेटा एनालिसिस अपना। चाहिए। तो मैम जी, मैम मैं एक मेटा एनालिसिस पे काम कर रहा हूँ, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो पब्लिश हो गया था, तो उसके बाद अब 2 न्यू आर्टिकल्स उससे रिलेटेड मुझे मिले हैं, तो क्या मैं उस पर अपडेटेड मेटा पब्लिश कर सकता हूँ? वो अच्छी स्टडीज हैं, उसके रिजल्ट कैसे हैं, उसका क्या रिजल्ट है, लेकिन आपको मैम ऑलरेडी अभी पब्लिश हो चुका है, आप जरूरी नहीं उसी पे काम करो, आप किसी और टॉपिक पे भी काम कर सकते हो, लेकिन हाँ आप कर सकते हो अपडेट अगर आपको लग रहा है कि इनफ स्टडीज हैं उस पे आप उसको अपडेट करने के लिए। मैम अभी मुझे सिर्फ़ 2 स्टडीज़ मिली हैं उसके बाद, यानी जब उस टाइमलाइन के बाद, उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आई एम थिंकिंग अबाउट इट, लेट्स सी। असल में स्टडीज के रिजल्ट पे भी डिपेंड करता है ना, इतनी इम्पैक्टफुल स्टडीज हैं कि आपको लग रहा है कि हाँ अभी अब क्योंकि आपके क्या उनके रिजल्ट डिफरेंट है आपके मेटा एनालिसिस से। मैम यस, उसके काफ़ी डिफरेंट हैं उनमें से एक स्टडी के, तो उसकी चार्टिंग कर रहा हूँ, अभी मैं उसके चार्ट्स बना रहा हूँ, तो जब हम उसके आई थिंक स्टैटिस्टिकल कि वो एनालिसिस लगभग करके देख लो कि क्या आपको रिजल्ट मिलता है, अगर तो डिफरेंट आते हैं तो आप फिर उस पर अपडेटेड मेटा एनालिसिस करो और फिर जर्नल को, असल में हमें जर्नल को एट द एंड ऑफ द डे कन्विंस करना है ना कि क्यों मैंने अपडेटेड मेटा एनालिसिस किया इसके ऊपर, क्या जरूरत थी, ठीक है। ऑलराइट, थैंक यू मैम। You're welcome. अच्छा जी, एक क्वेश्चन है कि क्या मेटा एनालिसिस कैन ओनली बी परफॉर्म्ड ऑन ऑलरेडी डन आरसीटीज। बिल्कुल, आपने मेटा एनालिसिस जो ऑलरेडी स्टडीज पब्लिश हो चुकी हुई ना, आप सिर्फ उस पे ही कर सकते हो, आपने मेटा एनालिसिस में कोई नई चीज नहीं करनी थी, जो ऑलरेडी स्टडीज पब्लिश हुई हैं सिर्फ उन पे ही हम मेटा एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पास इनफ स्टडीज होनी चाहिए मेटा एनालिसिस करने के लिए। तो अगर मैं आप कह रही हूँ कि 3 स्टडीज आपको चाहिए, इसका मतलब है आपको जो टॉपिक है आपका उसके ऊपर 3 आरसीटीज चाहिए, तभी आप उसके ऊपर अपना मेटा एनालिसिस कर सकोगे, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल नैरेटिव यही मैं उनको कहने लगी, अगर आपको लग रहा है कि 2 जो इम्पोर्टेंट अच्छी स्टडीज हैं और जो पिछले रिजल्ट्स को चेंज करनी है तो आप अपडेटेड कर सकते हो मेटा एनालिसिस उस पे। नहीं, जरूरी नहीं आप मेटा एनालिसिस सिर्फ आरसीटीज पे करो, आप ऑब्जर्वेशन स्टडीज पे भी कर सकते हो, लेकिन अच्छी क्वालिटी का है तो जाहिर बात है आपको पता है कि आरसीटीज ऑलरेडी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ऑब्जर्वेशन स्टडीज कम अच्छी क्वालिटी की, यानी कि उसमें रिस्क ऑफ बाइस ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल कर सकते हो, पब्लिश हो जाती है, ठीक है।
नो, दे कैन बी इंक्लूडेड। कोहोर्ट स्टडीज, केस कंट्रोल स्टडीज और आगे क्रॉस सेक्शन स्टडीज, वो सारी जो है ऑब्जर्वेशन स्टडीज में आ जाती है, तो आप इंक्लूड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आपका पीक आउट क्वेश्चन ये डिफाइन करेगा टाइप ऑफ, जो पहला वाला टी था टाइप ऑफ स्टडी डिजाइन, वो यही डिफाइन करेगा कि आप अपने मेटा एनालिसिस में सिर्फ आरसीटीज इंक्लूड करना चाहते हो या ऑब्जर्वेशन स्टडीज भी इंक्लूड करना चाहते हो, ठीक है। हाँ जी, इट कैन कंबाइन डिफरेंट स्टडी टाइप्स। आप आरसीटीज भी इंक्लूड कर सकते हो और ऑब्जर्वेशन स्टडीज भी इंक्लूड, दोनों को इंक्लूड कर सकते हो एक ही मेटा एनालिसिस में। अच्छा, तो हमने अभी तक 3 स्टेप किए, अब हमारा 4th स्टेप क्या है? 4th स्टेप है हमारा सर्च स्ट्रेटजी। सर्च स्ट्रेटजी में हमने क्या करना होता है? हमने जो अब हमारा, अच्छा, इसका जो मेन रूल है वो ये है कि आपने सर्च स्ट्रेटजी को रखना है सिंपल एंड इफेक्टिव। सिंपल एंड इफेक्टिव से क्या मतलब है? आप, अच्छा, आपका जो पी कोड क्वेश्चन था ना, इस वाले पहले स्लाइड को देखें। पी कोड क्वेश्चन था, उसको ही आपने सर्च टर्म्स में जो है कन्वर्ट करना है। इस वजह से पी कोड क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही एक बिल्डिंग ब्लॉक है। पहले आप वो करोगे, उसके ऊपर ही आपकी नेक्स्ट बिल्डिंग जो है बिल्ड होगी, ठीक है। तो आपने सर्च स्ट्रेटेजी बनाने के लिए सिर्फ पी कोड के पहले 3 कंपोनेंट्स को यूज करना है, विच आर पॉपुलेशन, इंटरवेंशन एंड कंट्रोल। इन तीनों को यूज करके आप अपनी सर्च स्ट्रेटेजी बनाओ, ठीक है। तो पॉपुलेशन, इंटरवेंशन और कंट्रोल। अब टूल्स कौन से यूज करोगे? सबसे पहले जो पॉपुलेशन इंटरवेंशन कंट्रोल है, वो आपके कंपोनेंट्स हो गए, जो कि आप पी कोड क्वेश्चन में से लोगे, ठीक है। उनके आप स्पेसिफिक कीवर्ड्स उसमें से डिराइव करोगे, ठीक है। उनको बाद में आप कंबाइन करोगे एंड और नॉट के बुलियन ऑपरेटर्स के साथ, ठीक है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बुलियन ऑपरेटर्स का नाम, तो यहाँ पे लेकिन सर्च स्ट्रेटजी में हम इनको यूज करते हैं एंड और नॉट, ठीक है। एंड देन कोटेशन मार्क्स एंड देन कंट्रोल वोकैबुलरी। अब हम इन 4 चीजों को देखते हैं कि ये क्या है और हम इनको यूज करते हुए कैसे अपनी सर्च स्ट्रेटजी जो है वो डेवलप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास पी कोड क्वेश्चन क्या है। पेशेंट्स विद सिम्प्टोमेटिक एट्रियल फिब्रिलेशन एंड विदाउट प्रीवियस एंटी-रिदमिक ड्रग यूज, ठीक है। यानी कि ऐसे एट्रियल फिब्रिलेशन के पेशेंट जो कि प्रीवियसली जिन्होंने कोई एंटी-रिदमिक ड्रग्स यूज ना की, ठीक है। इंटरवेंशन क्या है मेरी? कैथेटर एब्लेशन। और कंट्रोल ग्रुप क्या है? एंटी-रिदमिक ड्रग्स। यानी कि मैं कंपेयर क्या करना चाह रही हूँ? कैथेटर एब्लेशन को और एंटी-रिदमिक ड्रग्स को। और आउटकम्स कौन कौन से एवेल्युएट करना चाह रही हूँ? रिकरेंस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, हॉस्पिटलाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। और मैं टाइप ऑफ स्टडी डिजाइन क्या, मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ अपनी मेटा एनालिसिस में आरसीटीज को इंक्लूड करूँ, ठीक है। और टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा? थेराप्यूटिक क्वेश्चन। और आउट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई मैंने कोई भी टाइम ऑफ फॉलोअप पे, ठीक है। तो 4 कंपोनेंट्स तो आपके बिल्कुल फुलफिल होने चाहिए आपके मेटा एनालिसिस के लिए, लेकिन टाइप ऑफ स्टडी डिजाइन और टाइम ऑफ फॉलोअप ये आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले अब हमने इस पी कोड क्वेश्चन में से अपने कीवर्ड्स डिराइव कर लिए। कौन से कीवर्ड्स हैं? पॉपुलेशन होगी एट्रियल फिब्रिलेशन की, इंटरवेंशन है जी कैथेटर एब्लेशन, और कंट्रोल है हमारा एंटी-रिदमिक ड्रग्स। सबसे पहले आ गए कीवर्ड। नेक्स्ट स्टेप क्या है? कीवर्ड के बाद हमने उनके लिखने होते हैं सिनोनिम्स, ठीक है। अब एट्रियल फिब्रिलेशन का कोई सिनोनिम नहीं, तो हमने उनको एट्रियल फिब्रिलेशन लिख दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे कैथेटर एब्लेशन को हम रेडियो फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, क्रायो बैलून, क्रायो एब्लेशन, ये डिफरेंट वर्ड्स है जो कि हम कैथेटर एब्लेशन के लिए ही यूज कर रहे होते हैं। और फिर कंट्रोल ग्रुप में एंटी-रिदमिक ड्रग्स, उसका शॉर्ट फॉर्म एएडी, सोटालोल, फ्लेकेनाइड, प्रोपेफेनोन, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटी-रिदमिक ड्रग्स ही, ठीक है। तो हम इनको एज अ सिनोनिम यूज करते हैं अपने सर्च स्ट्रेटजी के अंदर। फर्स्ट स्टेप है कीवर्ड, सेकंड स्टेप है सिनोनिम्स, थर्ड स्टेप क्या है जी? अब हम इनको कंबाइन कर देना है। अब हमने क्या करना है कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है ना आपके पी कोड का, जैसे पॉपुलेशन है और फिर इंटरवेंशन और फिर कंट्रोल है, आपने उनके अराउंड पैरेंथेसिस डालने हैं, ठीक है। पैरेंथेसिस डालने, इसके अगर ये नहीं करोगे तो आपकी जो सर्च है बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाएगी, आपके पास लैक्स में रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो आपने पॉपुलेशन के अराउंड ब्रैकेट्स डालने हैं, फिर इंटरवेंशन के अराउंड और फिर कंट्रोल के अराउंड। और आपने देखा होगा कि मैंने जो डिफरेंट सिनोनिम्स है उनको और के साथ कंबाइन कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि या ये या फिर ये वाला सर्च टर्म या फिर ये वाली, ठीक है। तो और जो है आपकी सर्च को ब्रॉड कर देता है, जो कि एंड है वो आपकी सर्च को नैरो डाउन कर देता है। तो एंड आप जो ये लगाया पॉपुलेशन का कंपोनेंट और फिर एंड देन इंटरवेंशन एंड देन कंट्रोल। तो अब एंड का मतलब है इसका ये कहना चाह रहे हो आप पबमेड या फिर जो एमबेस है, डिफरेंट आपकी डेटाबेसेस हैं, आप उनको ये बताना चाह रहे हो कि मुझे ऐसे आर्टिकल्स ढूंढ के दो जिनमें एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो और इसमें से कोई एक टर्म हो और इसमें से कोई एक टर्म हो। अब इन दोनों तीनों को कंबाइन करके फिर अपनी सर्च स्ट्रेटेजी बना के आप पबमेड या एमबेस या कॉकरेन जो भी आप डेटाबेस यूज कर रहे हो उसमें एंटर करोगे, ठीक है।
हाउ डू वी नो सिनोनिम्स? आपको मैं अभी बताती हूँ कि कैसे। एक आप गूगल से सर्च कर सकते हो और आगे जाके बताते हैं मैश टर्म्स, आपने अगर नाम सुना हो तो उसको यूज करके आप अपने सिनोनिम्स ढूंढ सकते हो। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी कोटेशन मार्क। अब पबमेड एमबेस जो है ना, उनको नहीं पता कि हार्ट फेलियर एक ही वर्ड है या दो अलग वर्ड है, ठीक है। तो अगर हम खाली हार्ट फेलियर, अगर हमने हार्ट फेलियर का वर्ड यूज किया है ना और उसके अराउंड हमने कोटेशन मार्क्स नहीं ऐड किए, तो उसको लगेगा कि दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो वो आपको ऐसे आर्टिकल्स भी ढूंढ देंगे जिसमें किडनी फेलियर लिखा होगा, ठीक है। तो आपको किडनी फेलियर वाले पेशेंट तो नहीं चाहिए, आपको हार्ट फेलियर वाले पेशेंट चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से आप कोटेशन मार्क्स ऐड करते हो पबमेड को ये बताने के लिए, क्योंकि एक ही वर्ड है। तो इस वजह से आपके रिजल्ट्स भी फिर नैरो डाउन हो जाते हैं। इनिशियली आपके पास 3 लाख रिजल्ट्स आए थे, लेकिन जब आपने उसी वर्ड के अराउंड क्वेश्चन मार्क्स ऐड कर दिए तो आपके पास 2 लाख रिजल्ट्स हो गए, मतलब कम हो गए रिजल्ट्स आपके पास। फिर आ जाते हैं जी कंट्रोल्ड वोकैबुलरी। कंट्रोल्ड वोकैबुलरी क्या होती है? इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आपने इंस्टाग्राम पे आपको कोई पोस्ट चाहिए हो, ठीक है, आपने कोई पोस्ट ढूंढ रहे हो, तो आप हैशटैग यूज करते हो ना इंस्टाग्राम के ऊपर, कोई पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हो और साथ में हैशटैग, तो उससे रिलेटेड जितनी भी पोस्ट होती है वो आपको शो हो जाती है इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है। इसी तरह पबमेड और एमबेस जो है वो इसी किस्म का हैशटैग, जिसको हम मैश टर्म्स कहते हैं, मेडिकल सब हेडिंग्स या फिर एमबेस एमट्री, ठीक है, ये टर्म्स यूज करते हैं। अगर इसका मतलब ये है कि अगर आपके आर्टिकल में वो स्पेसिफिक मैश टर्म होगी, तो अगर आप सर्च स्ट्रेटजी में वो टर्म आपने यूज की होगी ना, तो वो आपके पास शो हो जाएगी, वो वाले आर्टिकल जिसके अंदर वो वाली टर्म यूज हुई होगी, ठीक है। जैसे इंस्टाग्राम पे अगर कोई स्पेसिफिक हैशटैग डालते हो तो आपके पास वो स्पेसिफिक पोस्ट आ जाते हैं जिसमें वो वर्ड्स यूज हुए होते हैं। इसी तरह अगर आप पबमेड या एमबेस पे कोई स्पेसिफिक टर्म एंटर करोगे, सर्च टर्म एंटर करोगे, और जिन आर्टिकल्स में वो सर्च टर्म होगी वो आपको शो हो जाएंगे आपकी सर्च के अंदर, ठीक है। यही काम है मैश टर्म्स का या एंट्री का, ठीक है। अब आपने मैश टर्म्स ढूंढनी कहाँ से? मैश टर्म्स आप जब पबमेड के पेज पे जाओगे, pubmed.com लिखोगे जाके, तो यहाँ पे नीचे पेज पे मैश डेटाबेस लिखा होगा। मैश डेटाबेस पे आप क्लिक करोगे तो आगे मैश डेटाबेस खुल जाएगी यहाँ पे। तो आप यहाँ पे जाके अपनी सर्च टर्म जो एंटर करके देख सकते हो कि क्या एक वो मैश टर्म है या नहीं है, ठीक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको पता लग जाए। जैसे आप पबमेड पे गए हो, ठीक है, पबमेड पे गए आपने कोई भी हार्ट फेलियर, जैसे हार्ट फेलियर चलने में लिख देती हूँ, हार्ट फेलियर। अच्छा, यहाँ पे तो हार्ट फेलियर मैं आपको पहले वो भी करके दिखा देती हूँ। हार्ट फेलियर लिखा है तो आपके पास कितने रिजल्ट्स आए हैं? 3 लाख रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन अगर हम इसके अराउंड कोटेशन मार्क्स ऐड कर दूंगी, फिर एंटर करूंगी सर, पहले मेरे पास 3 लाख रिजल्ट्स आए थे, आप देखते हैं कितने आते हैं। ये देखिए मेरे पास 2 लाख रिजल्ट्स हो गए, ठीक है, नैरो डाउन हो गए। अच्छा जी, अब मैं बताने इसमें आपको आई थी मैश टर्म आपने कैसे देखनी है। तो यहाँ पे पबमेड का जो पेज है, यहाँ पे मैश टर्म मैश डेटाबेस के ऊपर आप क्लिक करोगे, ठीक है, और यहाँ पे आप एंटर करके देख लोगे कि क्या वो स्पेसिफिक वर्ड जो आप अपनी सर्च में यूज कर रहे हैं वो मैच टर्म है या नहीं, ठीक है। एक सेकंड इसकी स्पेलिंग ठीक है। ठीक है, तो ये एक मैच टर्म है, ठीक है। अब मैच टर्म आपको पता लगेगा, मैच टर्म आप अपने इसमें सर्च स्ट्रेटेजी में यूज कर सकते हो। अगर आप हार्ट फेलियर का वर्ड यूज करोगे ना, तो ये जो मैच टर्म है ये आपको ऑटोमेटिकली ये सारे वर्ड खुद से सर्च करके दे देगा, और इसके नीचे जितनी सब हेडिंग्स है ना, ये भी सारे खुद सर्च कर लेगी। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, पायरोक्सिस्मल डिस्निया, ये सारा कार्डियोरेनल सिंड्रोम। अगर आप मैच टर्म हार्ट फेलियर यूज करोगे तो ये वाले टर्म्स खुद ब खुद जो है पबमेड खुद से सर्च कर देगा, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये आपको बताना चाहूंगी कि जब आप कोटेशन मार्क्स यूज करते हो ना, तो तब आपको वो पबमेड जो है मैच टर्म्स नहीं सर्च करके देगा, ठीक है। अब अगर खाली हार्ट फेलियर लिखोगे तभी पबमेड जो है उसे सर्च करके देगा। एक सेकंड दोबारा आपको, और कैसे आपको पता लगेगा कि पबमेड सर्च करके दे रहा है कि नहीं दे रहा? आपको यहाँ पे जब आप कोई भी सर्च टर्म लिखोगे, एडवांस में जाकर देखोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा पबमेड जो आपने सर्च एंटर की इसको सर्च कैसे कर रहा है। अब ये हार्ट फेलियर है तो इसके सामने मैच टर्म्स लिखा हुआ है। अगर आप खाली हार्ट फेलियर लिखोगे और पबमेड को नहीं बताओगे मैच टर्म है कि नहीं है, वो उसको ऑटोमेटिकली खुद से ही सर्च करके देख लेगा कि ये मैच टर्म है कि नहीं है, ठीक है। तो इससे आपको पता लग जाएगा। अब मैंने यहाँ पे हार्ट फेलियर खाली इस कोटेशन मार्क्स के साथ यूज किया, तो ये सिर्फ ऑल फील्ड्स में सर्च हुआ है, ये एज अ मैच टर्म नहीं उसने सर्च किया, ठीक है। तो कोटेशन मार्क का एक थोड़ा सा नुकसान ये है कि वो मैच टर्म के बेसिस पे फिर खुद से सर्च नहीं करेगा। ये नुकसान भी है, फायदा भी। नुकसान इसका है कि आपकी सर्च बहुत ज्यादा नैरो हो जाएगी, लेकिन फायदा ये है कि आपको जब आपके पास रिजल्ट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो कोटेशन मार्क आपको हेल्प करते हैं आपकी सर्च को नैरो डाउन करने में, ठीक है। आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप 3 लाख आर्टिकल्स को बैठ के स्क्रीनिंग करोगे,
ठीक है। तो कोटेशन मार्क आप ध्यान से यूज करो, और मैच टर्म आपकी सर्च पे बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने कितनी इसको नैरो रखना है, कितना ब्रॉड रखना है, ठीक है। इसका कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं मैं आपको दे सकती कि कितने आपके पास रिजल्ट्स हों तो ही आपकी जो सर्च है वो अच्छी है, वो आपके टॉपिक पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अच्छा चलिए आगे चलते हैं। जी जी, आप डेटाबेसेस कौन सी रिकमेंड करेंगी? मैं अभी आगे जाके डेटाबेसेस कॉकरेन, पबमेड और एमबेस, ये तीनों हैं। नो तो इट्स मेटा नॉट एनालिसिस के लिए कंपल्सरी टू मतलब लाइक ऑल सारे डेटाबेसेस को सर्च करना है या स्टिक टू वन? नहीं, आपने 3 डेटाबेसेस मिनिमम जो है उसमें सर्च करना होता है, वहां के सारे आर्टिकल्स आपने लेने होते हैं। ओके। पैरेंथेसिस आपने इंडिविजुअल जो कंपोनेंट है ना पी कोड का उसके अराउंड यूज करनी है, ठीक है। ये जैसे मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट के अराउंड मैंने जो है पैरेंथेसिस यूज किए हैं, ठीक है। और कोटेशन मार्क्स आपने तब यूज करने हैं जब आपने पबमेड को बताना हो कि ये एक ही वर्ड है। जैसे अब यहाँ पे एंटी रिदमिक ड्रग्स और कैथेटर एब्लेशन लिखा है, इसके अराउंड में कोटेशन मार्क्स ऐड करूंगी ये पबमेड को बताने के लिए कि ये एक ही वर्ड है। कैथेटर अलग और एब्लेशन अलग वर्ड नहीं है, दोनों एक ही वर्ड है। इसके अराउंड में कोटेशन मार्क्स ऐड करूंगी, ठीक है। और मैच टर्म्स को ऐड करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आपको आपकी सर्च बहुत ही नैरो, आपको बहुत कम आर्टिकल्स मिल रहे हो तो तब आप मैच टर्म्स और ज्यादा ऐड करते हो ताकि आपको आपकी सर्च थोड़ी ब्रॉड हो जाए। नहीं तो अब ये जो सिनोनिम्स आपने कहा था कैसे ढूंढनी है, आप खाली गूगल पे सर्च करके उस जो ड्रग है उसके सिनोनिम्स, उसके जो ट्रेड नेम्स है वो आप यूज कर सकते हो, उसकी क्लास ऑफ ड्रग कौन सी है वो यूज कर सकते हो अपने सर्च स्ट्रेटेजी के अंदर, ठीक है। अब जैसे एंटी रिदमिक ड्रग्स लिखे, ठीक है, इसके शॉर्ट फॉर्म एएडी लिखा है, आगे सोटालोल इसकी डिफरेंट टाइप है, फिर फ्लेकेनाइड डिफरेंट टाइप है, प्रोफेफिनोन डिफरेंट टाइप है, ठीक है। तो इस तरह आपने इसको मतलब हिट एंड ट्रायल से अपनी सर्च को डेवलप करना होता है और फिर आपको आगे प्रोसीड करना होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब होगी हमारी सर्च टर्म्स। अच्छा, आपका इस बात से क्या मतलब है कि एडवांस सर्च और सिंपल सर्च? एडवांस सर्च, अच्छा अगर आप एडवांस सर्च जो मैंने आपको क्लिक करके दिखाया उसको कह रहे हो, वो सिर्फ आपने ये देखना है कि किस तरह वो उसने पबमेड ने सर्च किया। एडवांस सर्च से आपका कोई लेना देना नहीं, आपने बस पबमेड के जो सिंपल ये बार है ना यहाँ पे जो सर्च एंटर करनी है ना वही देखनी है आपने। अच्छा जी, अगर आपने किसी आर्टिकल का ढूंढना होगा, जैसे मेरे पास ये आर्टिकल है, ठीक है, क्रायोएब्लेशन और ड्रग थेरेपी फॉर इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। अब इसमें कौन सी मैच टर्म्स यूज हुई हुई है, ठीक है, तो आप यहाँ से ढूंढोगे, इसको आप क्लिक करोगे तो आपके पास आ जाएंगे और यहाँ पे नीचे उसने लिस्ट दी हुई कि इस आर्टिकल की मैच टर्म्स कौन कौन सी, तो आप यहाँ से देख सकते हो। आप जो सिनोनिम्स है एक तो गूगल से देख सकते हो, सेकेंडली जो आप आर्टिकल जो 3 वायबिलिटी वाले आर्टिकल्स हैं उनको आपने अच्छे तरीके से रीड करना है और देखना है कि उन्होंने कौन सी टर्म्स यूज किए, तो आप वही टर्म्स यूज करके अपनी सर्च स्ट्रेटेजी बनाओगे, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे अगर आपको फिर भी अच्छी टर्म्स ना मिल रही, आप यहाँ पे मैच टर्म्स में आगे मैच टर्म्स ढूंढ सकते हो, देख सकते हो कि कौन सी मैच टर्म्स है, वो वाली टर्म्स अपनी सर्च स्ट्रेटेजी के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया, पहला स्टेप था आइडिया, सेकंड स्टेप था पी कोड क्वेश्चन, थर्ड स्टेप था हमारा वायबिलिटी असेसमेंट, फोर्थ था सर्च स्ट्रेटेजी बनाना, अब फिफ्थ में क्या आ गया, मेडिकल डेटाबेसेस। अब हमने सर्च स्ट्रेटेजी तो बना ली है, अब हमने उनको सर्च कहाँ पे करना जाके, ठीक है। तो हम उनको सर्च करेंगे डिफरेंट डेटाबेसेस के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है पबमेड, फिर आ जाता है हमारे पास कॉकरेन। कॉकरेन के एक तो अपनी वेबसाइट है, लेकिन हमने कॉकरेन लाइब्रेरी पे जाके सर्च करना है, ठीक है। कॉकरेन लाइब्रेरी पे कर लेना है और फिर आपने एमबेस के ऊपर सर्च करना है, ठीक है जी। ये 3 डेटाबेसेस आप यूज कर सकते हो, इसके अलावा भी आप वेब ऑफ साइंस भी होता है और भी डिफरेंट डेटाबेसेस है, लेकिन मिनिमम आपको 3 चाहिए, आप ये तीनों यूज कर सकते हो। कॉकरेन और जो है पबमेड है वो तो अनपेड है, मतलब पेड नहीं है, लेकिन एमबेस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो लेकिन जिसके पास ऑलरेडी हो आप उसको कह सकते हो कि आपकी सर्च इस पर रन करते हैं, ठीक है। और फिर आ जाता है जी अपने अपना रिसर्च का जो है प्रोटोकॉल जो है रजिस्टर करवाना होता है प्रोस्पेरो के, ठीक है। प्रोस्पेरो पे जाके आप अपना अकाउंट बनाओगे और यहाँ पे आप अपना जो प्रोटोकॉल है उसको रजिस्टर करो। इसमें बेसिकली वो आपसे यही क्वेश्चन पूछते हैं, पी कोड ही पूछ रहे होते हैं बेसिकली कि कौन कौन से ऑथर हैं जो आपके साथ रिसर्च कर रहे हैं, इसका आपका पॉपुलेशन क्या है, इंटरवेंशन क्या है, कंट्रोल क्या है, कौन कौन सी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस आप यूज करोगे, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करोगे, सारी बातें आपने बतानी होती है। और ये आपसे आपकी सर्च स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई थी ना वो भी आपसे डिमांड करते हैं, वो भी आपने यहाँ पे एंटर करनी होती है।
यहाँ तक आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें। प्रोस्पेरो हमें, जैसे हम किसी रिसर्च का साइनॉप्सिस लिखते हैं ना, बिल्कुल उसके ही समझ लो अल्टरनेटिव है एक मेटा एनालिसिस के। आपने पहले से प्रोस्पेरो पर रजिस्टर करना होता है आपने बताने के लिए कि हम ये मेटा एनालिसिस करने जा रहे हैं। आपसे जो जर्नल्स हैं वो मांगेंगे आपकी प्रोस्पेरो के रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह, तो वो देना जरूरी होता है। ये सब कुछ इस वजह से कर रहे थे ताकि आपकी जो प्रोसेस है वो सारा वो ट्रांसपेरेंट रहे, आपको ऑलरेडी पहले से डिफाइन और लो रिस्क ऑफ बायस हो आपके मेटा एनालिसिस में। रजिस्ट्रेशन मस्ट तो ये हर जर्नल नहीं आपसे डिमांड करेगा, लेकिन अगर आप कर लो तो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि गाइडलाइंस में ये रिकमेंडेड है ये काम। वायबिलिटी असेसमेंट की समरी ये है कि आपको एटलीस्ट अपना मेटा एनालिसिस करने के लिए 3 आर्टिकल्स चाहिए आपके पी कोड से रिलेटेड, और आपका जो मेटा एनालिसिस है वो न्यू आइडिया हो, पहले से उस पर मेटा एनालिसिस ना हुआ हो। अगर हुआ भी हो पहले से मेटा एनालिसिस तो वो 4-5 साल पुराना होना चाहिए और आपके पास इनफ स्टडीज होनी चाहिए कि आप उसके उसी टॉपिक के ऊपर दोबारा से मेटा एनालिसिस कर सको। प्रोटोकॉल आपने स्टडी स्क्रीनिंग से पहले रजिस्टर करना। जब आपने अपना पी कोड डिफाइन कर लिया, अपनी सर्च स्ट्रेटेजी बना ली है, उसके बाद आता है प्रोटोकॉल रजिस्ट्रेशन। यू आर वेलकम। ओके जी, आगे चलते हैं। स्टडी स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन, ठीक है। अब आपने पांचवा मैंने आपको बताया था डेटाबेसेस, ठीक है। आपने सिलेक्ट कर लिया है कि मैंने पबमेड, एमबेस और कॉकटेन पे जो है अपनी सर्च को रन करना है और वहां से अपनी स्टडीज लेनी है। हाँ जी, आपने प्रोटोकॉल एक ही बार रजिस्टर करवाना, सबने प्रोटोकॉल रजिस्टर नहीं करवाना, तो एक स्टडी के लिए एक ही प्रोटोकॉल रजिस्टर होता है सिर्फ। हाउ टू सर्च ऑलरेडी टॉपिक, अच्छा ये मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। अच्छा, कोई भी अगर आपने ढूंढना हो कि आपके टॉपिक पे मेटा एनालिसिस हुआ है कि नहीं हुआ, तो आपने सिंपल यहाँ पे आ जाना, ठीक है। आपका जो भी टॉपिक है ना, पी कोड ही समझ ले लें। अब मेरे पास जो पी कोड फिलहाल है वो कौन सा, एट्रियल फिब्रिलेशन वाला है, ठीक है। मैं अपना बहुत सिंपल सर्च स्ट्रेटजी एंटर करूंगी। अभी जो मैंने ब्रॉड वाली बनाई, मतलब एक्सटेंसिव बनाई है, वो नहीं यूज करूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगी जी एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में मेरी पॉपुलेशन होगी और फिर कैथेटर एब्लेशन था जी, कैथेटर एब्लेशन एंड और क्या था, एंटी रिदमिक ड्रग्स, एंटी रिदमिक। अच्छा जी, अब मेरे पास अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने जो प्री कोड किया उसको मैं एक एक कॉम्पोनेंट ले लूँगी, ठीक है, सिंपल। मैंने अपने कॉम्पोनेंट्स ले लिए पी कोड के, ठीक है। ये मैंने कोटेशन मार्क इस वजह से ऐड की क्योंकि सारी कंपाउंड टर्म्स हैं, ठीक है। अगर मेरे पास सिंगल टर्म्स होती तो मैं कोटेशन मार्क्स नहीं ऐड करूंगी वहाँ पे। अब एंड लिख के और फिर अब मैं लिखूंगी मेटा एनालिसिस, ठीक है। अब मेरे पास इसके जितने भी मेटा एनालिसिस हुए होंगे वो सारे आ जाएंगे। अब 15 रिजल्ट आए मेरे पास। अब ये कैथेटर ablation is superior to antiarrhythmic drugs as the first line treatment for atrial fibrillation. Is there catheter ablation versus antiarrhythmic drugs as first line treatment in symptomatic paroxysmal atrial fibrillation. तो इस तरह आपके पास ये सारे रिजल्ट आ गए, आपको पता लगे कि ये इस टॉपिक पे तो ऑलरेडी मेटा एनालिसिस हुआ है, ठीक है। तो ऑलरेडी मेटा एनालिसिस हुआ, इतना डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं। आप ये देख सकते हो कि आप कौन से डिफरेंट आउटकम्स को एवेल्युएट कर सकते हो अपने मेटा एनालिसिस में, जो कि प्रीवियसली मेटा एनालिसिस में एवेल्युएट नहीं हुए, ठीक है। तो इस तरह ये वाली यही सर्च यूज करके आप गूगल स्कॉलर पे भी एंटर करोगे, इसी को कॉपी पेस्ट करके गूगल स्कॉलर पे, रिसर्च गेट पे, गूगल पे, हर जगह, और प्रोस्पेरो पे भी। इवन प्रोस्पेरो पे भी आप देख लोगे किसी ने पहले इस टॉपिक से रिलेटेड अपना प्रोटोकॉल जो रजिस्टर करवाया हुआ। तो इस सारी जो सर्च टर्म्स है आप डिफरेंट डेटाबेसेस पे रन करके देख लोगे और फिर देख लोगे कि इस पे प्रीवियस मेटा एनालिसिस हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। इस तरह आपने सर्च करना है। अच्छा, मैं जल्दी से आपको स्क्रीनिंग का बता दूं क्योंकि हमारे पास 5:30 तक का टाइम है बस। अच्छा जी, आगे आता है कि स्टडी स्क्रीनिंग। स्टडी स्क्रीनिंग फिर कैसे करते हैं? स्टडी स्क्रीनिंग आपने अपना पी कोड बना लिया, अब आपको पता लगे कि कौन सी स्टडीज जो है मेरे पी कोड पे फॉल करी और वही स्टडीज मैंने अपने मेटा एनालिसिस में इंक्लूड करनी है, ठीक है। स्टडी ट्री आर जो स्टडी स्क्रीनिंग एक ही तरह के वर्ड है, ठीक है।
अच्छा जी, अब ये सर्च स्ट्रेटेजी आई थी, सर्च स्ट्रेटेजी मैंने एंटर की थी और मेरे पास 669 रिजल्ट्स आ गए। अब मैंने इनको इंपोर्ट कैसे करना है? इंपोर्ट कैसे करना है जी? अब मैंने असल में सारा ये जो प्रोसेस है ना स्टडी स्क्रीनिंग वाला, उसका एंड गोल ये होता है कि मैंने ये जो प्रिज्मा फ्लो डायग्राम है ना ये बनानी होती है, इसमें सारा मेंशन करना होता है कि मेरे पास कितनी स्टडीज आई थी और मैंने फाइनल स्टडीज कितनी इंक्लूड की हैं अपने मेटा एनालिसिस के अंदर। ठीक है, ये सारी प्रिज्मा फ्लो डायग्राम, प्रिज्मा गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग ही हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हमने डिसाइड कर दिया कौन सी स्टडीज गोल्ड है और कौन सी स्टडीज ट्रैश है, मतलब कौन सी स्टडीज जो इंपॉर्टेंट है हमारे मेटा एनालिसिस के लिए और कौन सी स्टडीज ट्रैश है। एंड गोल ये है हमारी स्टडी स्क्रीनिंग का। अच्छा, प्री-आर्ट से पहले आपने क्या करना था? आपने अपना जो प्री कोड क्वेश्चन है उसके बेसिस में इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जो है वो डिफाइन हो जाता है कि ये वाली स्टडीज आएंगी, ये वाली स्टडीज नहीं आएंगी। ठीक है, फिर आपने सर्च स्ट्रेटेजी बनाई और उसको डिफरेंट डेटाबेसेस पे रन कर दिया। फिर थर्ड पे आपने डिफाइन करना है कि आपका फर्स्ट ऑथर कौन है स्टडी का, और फिर आपके साथ मिलकर ये स्टडी स्क्रीनिंग वाला प्रोसेस कौन करेगा। एटलीस्ट 2 लोगों ने ये इंडिविजुअली स्टडी स्क्रीनिंग का प्रोसेस करना था और एंड में अपने रिजल्ट्स कंपेयर करने होते हैं कि आपके पास सेम स्टडीज, अगर आपका पी कोड क्वेश्चन सेम है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया सेम है, तो एंड पे जो आपके पास स्टडीज है वो भी सेम ही आनी चाहिए दोनों लोगों के पास। ठीक है, तो आपने इंडिविजुअली जो ब्लाइंडेड ये सारा काम करना होता है और फिर एंड में जब आप सारा काम कर लेते हो तब आप अपनी जो फ्रेंड है उसके साथ अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करते हो कि अच्छा ये वाली स्टडी में, और अगर कोई उसमें डिस्क्रिपेंसी हो तो आप उसमें फिर थर्ड ऑथर को इन्वॉल्व कर लेते हैं। सीनियर ऑथर जो आपका होता है उनको आप साथ में मिलाते हो, उनसे पूछते हो कि ये स्टडी हमें इंक्लूड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और आपने अपनी स्टडी स्क्रीनिंग तब तक नहीं स्टार्ट करनी जब तक कि आप अपना पी कोड क्वेश्चन अच्छे से डिफाइन ना कर लो, आपको ना पता हो कि कौन सी स्टडीज को आपने इंक्लूड करना है और कौन सी स्टडीज एक्सक्लूड करना है, क्योंकि फिर आपको सारी मेहनत आपकी जाया हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब स्टडी आपने डिफाइन कर लिया, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि फर्स्ट ऑफ 2 लोगों ने स्टडी स्क्रीनिंग करनी होती है, इंडिविजुअली करनी होती है और एंड में अपने रिजल्ट कंपेयर करना होता है। और अगर आपका कोई डिसएग्रीमेंट हो तो अपने थर्ड पर्सन को या फिर सीनियर ऑथर को या किसी और जो आपके साथ रिसर्च कर रहा है उनको उनके साथ डिस्कस करना होता है कि ये स्टडी हम इंक्लूड करें या एक्सक्लूड करें। ठीक है, अच्छा जी, फिर आ जाता है जी आपने स्टडीज ले ली, एक सेकेंड है, स्टडीज आ गई आपके पास, स्टडीज आ गई उसके बाद आपने उनको प्रोसेस क्या है स्टडीज के लिए? सबसे पहले आपने डुप्लीकेट्स रिमूव करने होते हैं, फिर आपने आर्टिकल्स को एक्सक्लूड करना होता है बाय टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट, फिर उनको फुल स्टडीज को रीड करना होता है और फिर आप अपनी फाइनल स्टडीज को सिलेक्ट करते हो। तो आपके पास सबसे पहले आगे जी आपके पास सबसे पहले आपने पबमेड में अपनी सर्च स्ट्रेटजी एंटर की और आपके पास रिजल्ट्स आ गए। फिर आपने उसको इंपोर्ट कैसे करना है? आपने सेंड टू पे क्लिक करना है, सेंड टू पे क्लिक करने के बाद आपने साइटेशन मैनेजर पे क्लिक करना है और फिर ऑल रिजल्ट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, और फिर आपके पास ये क्रिएट फाइल पे क्लिक करोगे तो ये आपके पास पबमेड की फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप पे क्या आता है? एमबेस आता है। एमबेस पे आप अपनी इसी तरह सर्च स्ट्रेटजी रन करोगे और फिर आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और ऑल रिजल्ट्स आपने सिलेक्ट करके और उसको भी RIS फाइल जो है उसको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से। इसी तरह कॉकरेन है, कॉकरेन पहले पाकिस्तान में चलता था लेकिन आजकल पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, तो आपने एक VPN है उसका नाम होलो VPN है। ठीक है, ये वाली VPN है जो मेरे पास है, ये वाली। ठीक है, इसको आपने डेनमार्क के लोकेशन पे सेट करके तो इसको फिर आपने कॉकरेन फ्री में आप रन कर सकते हो। तो कॉकरेन पे इसी तरह आपने सर्च अपनी रन करनी है और फिर सिलेक्ट ऑल करके एक्सपोर्ट साइटेशन में क्लिक करोगे। ठीक है, और फिर आप रेफरेंस RIS फाइल जो है उसको डाउनलोड कर लोगे। तो इस तरह 3 बेसिस से आपने जो है अपनी जो है होला VPN, मैं इसको टाइप कर देती हूँ यहाँ पे HOLA होला। अच्छा जी, ये आपने डाउनलोड कर ली। उसके बाद जी आपने फिर रेफरेंस मैनेजर जो है उसमें इंपोर्ट कर लेनी है अपनी जो 3 फाइल्स है। 3 फाइल्स कौन कौन सी है? पबमेड की फाइल, एमबेस की फाइल और कॉकरेन की फाइल। इन तीनों फाइल्स को आपने अपने रेफरेंस मैनेजर में इंपोर्ट करना है। अब रेफरेंस मैनेजर कौन कौन से होते हैं आपके पास? आपके पास होते हैं ज़ोटेरो, मेंडले, एंडनोट, कोविडेंस, रेयान। ठीक है, मुझे जो सबसे ज्यादा आजकल पसंद है ना वो रेयान। ठीक है, फ्री है और अब 2 लोग मिलके आपस में कर सकते हैं। मैं पहले ज़ोटेरो यूज करती थी लेकिन अब मैं रेयान यूज करती हूँ। कोविडेंस जो वो पेड है, ठीक है, अगर ऑलरेडी कोई कोविडेंस पे है तो वो आपको इनवाइट कर सकता है ताकि आप उनके साथ रिसर्च पे काम कर सको। इसके अलावा मेंडली और फिर एंडनोट है, ये दोनों ये भी फ्री है लेकिन आप बेसिकली ज़ोटेरो या फिर रेयान यूज करो, आई वुड एडवाइस यू। ठीक है, फिर जी ये ज़ोटेरो यहाँ से आप जाके फ्री सॉफ्टवेयर आप गूगल से जाके इसको इनकी वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा जी, अभी ये मेरे पास आ गया ये ज़ोटेरो का इंटरफेस है। ठीक है, ज़ोटेरो पे आप अपने कैसे स्टडीज इंपोर्ट करनी है, आपने न्यू फाइल पे जाना है और फिर इंपोर्ट पे जाना है और फिर यहाँ से आप अपनी स्टडीज को
कर लोगे यहाँ पे इंपोर्ट। इसके अलावा आप कंट्रोल शिफ्ट आई को भी प्रेस कर सकते हो, ठीक है, इसके थ्रू भी आप अपनी जो फाइल है, जो RAIS फाइल है, उसको इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे नेक्स्ट और फिर इंपोर्ट हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये तो अगर आपके पास ऑलरेडी आपका जो आप न्यू अगर Zotero इंस्टॉल करोगे बिल्कुल खाली होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी Zotero पे काम कर रहे हो पहले से, तो आपने न्यू फोल्डर बनाना होगा, तो वो कैसे बनाओगे? आप यहाँ पे ये ग्रुप की जो आइकन आ रहा है इस पे क्लिक करोगे, न्यू ग्रुप बनाओगे और फिर ऑनलाइन जाके न्यू ग्रुप बनते हैं और फिर वहां पे जाके आप न्यू लाइब्रेरी बनेंगे और उसमें आप अपने जो आर्टिकल है उसको इम्पोर्ट करोगे, ठीक है। अच्छा जी, इंपोर्ट हो गया। उसके बाद आपने अपनी स्टडी समझोगे, मेरे पास एक टॉपिक है, वहां पे सारे आर्टिकल्स, ये मेरे पास कॉकरेन से आ गया, ये पबमेड से आ गया, ये एम्बेस से आ गया, ठीक है। तीनों डिफरेंट जो है फोल्डर्स है, वहां से मेरे पास रिजल्ट्स आ गए। फिर मैंने डुप्लीकेट आइटम्स में जाना है, ये सारे मेरे पास डुप्लीकेट आइटम्स अब शो हो रहे हैं, ठीक है। इनको अब मैंने डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है, बारी बारी मैं इन पे क्लिक करती जाऊंगी, यहाँ पे मर्ज टू आइटम्स पे क्लिक करती जाऊंगी, ठीक है, और सारे डुप्लीकेट्स जो है बारी बारी रिमूव कर दूंगी। अब कभी ऐसे होता है कि आपके पास 3 डुप्लीकेट शो हो रहे थे और थर्ड स्टडी आपको लग रहा होता है कि वो मैच नहीं कर रही आपके जो तीसरी वाली स्टडी है, तो कंट्रोल क्लिक को आप अगर प्रेस करोगे तो आप अपनी वो स्टडी को एक्सक्लूड कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये एक्सक्लूड हो गया और सिर्फ 2 स्टडीज आपके पास रह गई हैं, तो फिर आप इनको मर्ज टू आइटम्स कर सकते हो, ठीक है। और आप जितने आप स्टडीज डुप्लीकेट्स रिमूव करोगे उसका नंबर आपके पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपने इसमें मेंशन करना था, यहाँ पे आपने मेंशन करना था पबमेड में आपको कितने मिले, एम्बेस में कितने मिले और कॉकरेन पे कितने मिले, ठीक है। और फिर यहाँ पे डुप्लीकेट जितने रिमूव किए उसका नंबर भी यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। और फिर आपने अच्छा टोटल नंबर जितने से आपके पास एंड टोटल नंबर यू फिनिश विद, और आपके पास नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स आ जाएंगे। अच्छा जी, और फिर आपने उन आर्टिकल्स को बारी बारी एक सेकंड, उन आर्टिकल्स को बारी बारी आपने रीड करते जाना है, ठीक है। बारी बारी सारा रीड करते जाना है और टाइटल पढ़ना है, उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना है और उसको एक्सक्लूड करते जाना है। इसको कहते हैं एक्सक्लूजन बाय स्टडी एंड स्टडी टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, हमारे पास एक पी कोड है जी, पेशेंट ऑन स्टैटिन मेडिकेशन, इंटरवेंशन हमारी विटामिन डी सप्लीमेंटेशन है, कंट्रोल हमारा नो विटामिन डी सप्लीमेंटेशन है, और हम आउटकम क्या एनालाइज कर रहे हैं, हम माइल्जिया के सिम्टम्स एनालाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि पहली स्टडी अगर आप इसका टाइटल पढ़ें तो क्या मैं इसको इंक्लूड करूं या एक्सक्लूड करूं? आपने वो इग्नोर नहीं करना, बेसिकली आप वो बताना चाह रही हो कि वो स्टडीज जो है वो सिमिलर नहीं है आपस में, इस वजह से आपने उसको यहाँ तो तीनों स्टडी सेम ही है, लेकिन असल में मैं ये वाला आपको ट्रिक इस वजह से बताई बताने के लिए कि ये स्टडीज अगर सिमिलर ना हो तो इनको आपने फिर निकालना हो तो, ठीक है। हाँ जी, तो इसको हम पहले वाली जो स्टडी है उसको हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमारे पी कोड को मैच कर रही है। अब ये वाली स्टडी बताओ, ये स्टडी कह रही है इंटरनेशनल पॉलीग्राफ स्टडी, इसको हम इंक्लूड करेंगे कि एक्सक्लूड करेंगे? जल्दी से कोई भी बता दे मुझे माइक अनम्यूट करके, कैसे इंक्लूड होगी? ये तो कह रही है कि इंटरनेशनल पॉलीग्राफ बेसलाइन, हाँ एक्सक्लूड हो गई क्योंकि मेरे पी कोड पे तो फॉल ही नहीं कर रही है स्टडी। तो इसी तरह बारी बारी आपने हर स्टडी पे क्लिक करते जाना है और जो स्टडी आपने इंक्लूड करनी होगी उसको आप क्या करोगे, उस पर क्लिक करके राइट हैंड क्लिक करके उसको ऐड टू कलेक्शन करोगे और रीड इन फुल वाले फोल्डर के अंदर एंटर करते जाओगे, ठीक है। और बाकी स्टडीज को आप इधर ही रहने दोगे, ठीक है जी। इस तरह आपने सबसे पहले डेटाबेसेस से अपनी सर्च रन करनी है और फाइल्स आपने डाउनलोड कर लेनी है। उसके बाद उन फाइल्स को आपने Zotero या फिर किसी और रेफरेंस मैनेजर पे इंपोर्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, आपने डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। डुप्लीकेट्स रिमूव करने के बाद आपने स्क्रीनिंग करनी है बाय टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट आप पढ़ते जाओगे और देखते जाओगे ये स्टडी आपके पी कोड पे फॉल करी कि नहीं करी, नहीं करी होगी तो आपने उसको वही रहने देना है, फॉल करी होगी तो उसको टू रीड इन फुल वाले फोल्डर में एंटर कर देना है, ठीक है। और फिर आती है, फिर आपने उन स्टडीज को फुल रीडिंग करनी होती है उनकी, ठीक है। फुल रीडिंग करके और फिर आपने देखना होता है कि कौन सी स्टडीज जो है आपके पी कोड पे फॉल करनी है तो उसको आप इंक्लूड कर लेते हो और फिर उसके बाद अपने जो दूसरा ऑथर है उसके साथ अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करते हो कि फाइनल आर्टिकल्स हैं हम अपनी मेटा एनालिसिस में इंक्लूड करें या ना करें, ठीक है। अच्छा जी, और ओके, अब कोई भी स्टडी अगर आपने अपने मेटा एनालिसिस में इंक्लूड करनी है तो वो आपका पी कोड पे फॉल करनी चाहिए और एटलीस्ट उनमें वन आउटकम ऑफ इंटरेस्ट ऐसा होना चाहिए जो कि सारी स्टडीज में अंदर हो, ठीक है। एक ऐसा आउटकम होना चाहिए जो कि 3 स्टडीज में एटलीस्ट हो।
अच्छा जी, और आपने आउटकम्स जो है वो हर जगह देखने हैं, ठीक है, हर जगह आपने ध्यान से अपने पीकोड क्वेश्चन को देखना है कि टेक्स्ट में अच्छे तरीके से पढ़ना है, टेबल्स पढ़ने हैं, फिगर्स पढ़ने, इवन जो आपके आर्टिकल्स का सप्लीमेंट्री मटेरियल है उसको भी आपने रीड करना है और देखना है कि जो आपको आउटकम चाहिए आपने एवेल्युएट करना है क्या उस आर्टिकल के अंदर है कि नहीं है। जो आपने आउटकम्स रखे तो ना कि ये वाले आउटकम्स मैंने एवेल्युएट करने अपने मेटा एनालिसिस में, तो उस आर्टिकल में वो वाले आउटकम्स अवेलेबल होने चाहिए, तभी आप उन आर्टिकल्स को अपने मेटा एनालिसिस में शामिल करो, ठीक है। और अगर आपने कोई आर्टिकल एक्सक्लूड किया तो उसकी रीजन आपके पास होनी चाहिए और आपने एक एक्सेल शीट बनानी है और उस पर आपने रीजन मेंशन करते जाने कि ये वाली मैंने आर्टिकल क्यों एक्सक्लूड किया, ठीक है। और ये सारी बातें इस वजह से करनी क्योंकि ये सारी कुछ आपने यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे आपने डेटाबेसेस मेंशन कर देनी है, पबमेड में कितने मिले, एमबेस में, कॉकरेन में कितने मिले, उसके बाद यहाँ पे डुप्लीकेट्स कितने थे, ठीक है, और फिर रिकॉर्ड्स कितने, उसके बाद स्क्रीन किए, और फिर टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट के बाद कितने एक्सक्लूड किए आपने, और फिर फाइनल फुल टेक्स्ट आर्टिकल्स कितने रीड किए हैं, और जो फुल टेक्स्ट आर्टिकल एक्सक्लूड किए वहां पे उनकी रीजंस मेंशन करनी है आपने, और फिर एक्सक्लूड करके फाइनल जितने अपने स्टडी में इंक्लूड किए उनके यहाँ पे नंबर मेंशन करने हैं, ठीक है। तो ये आपने प्रिज्मा फ्लो डायग्राम बनानी है, तो ये फिगर 1 होती है आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट की, और इस तरह ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। पबमेड 580 रिजल्ट्स मिले, कॉकरेन स्कोपस या एमबेस पे 1200 और फिर कॉकरेन पे 170, और फिर टोटल आर्टिकल्स आपके पास इतने आ गए, फिर डुप्लीकेट्स इतने थे और एक्सक्लूडेड बाय टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट इतने थे, ठीक है। और फिर टोटल आर्टिकल्स कितने आपने फुल टेक्स्ट पढ़े 41, और उसके जो एक्सक्लूड किया उनके रीजंस क्या थे एक्सक्लूड करने की वो आपने मेंशन कर देनी है, और फिर फाइनल स्टडीज जितनी इंक्लूड की यहाँ पे 20 स्टडीज इंक्लूड की तो वो मेंशन कर दी, ठीक है। तो समरी क्या थी, आपने पहले इंक्लूड एंड एक्सक्लूड क्राइटेरिया डिफाइन कर लेना है, फिर डेटाबेसेस पे सर्च रन करनी है, और फिर आपने डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं, फिर आर्टिकल्स आपने एक्सक्लूड करने हैं बाय टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट, और फिर फुल टेक्स्ट रीड करने हैं, और फिर फाइनल स्टडीज आपने मेटा एनालिसिस में इंक्लूड कर लेनी है, ठीक है। ये मैं अब आपको इंशाल्लाह कल पढ़ाऊंगी। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए। ये हमें किस तरह पता चलेगा कि किसी स्टडी पे किसी आइडिया पे मेटा एनालिसिस हुआ है या नहीं? थ्रू वो मैंने आपको पबमेड? पबमेड पे, हाँ पबमेड में मैंने आपको बताया, पबमेड पे, गूगल पे, आपने प्रोस्पेरो पे, डिफरेंट हर जगह जाके आपने सर्च करना है। पबमेड पे, गूगल पे और प्रोस्पेरो पे, इन 3 जगह पे आप करोगे तो आपको मिल जाएगा। आपको अगर कोई मेटा एनालिसिस होगा ना तो मिल ही जाएगा आपको। ठीक, रिसर्च गेट पे भी देख लेना। सही। और किसी का कोई क्वेश्चन? और ये जी डुप्लीकेट, रिकॉर्डिंग अपलोड। जी जी ये डुप्लीकेट का क्या बताया था? कौन सी स्टडीज डुप्लीकेट होती हैं, मतलब जो बिल्कुल सिमिलर है? डुप्लीकेट वो नहीं, डुप्लीकेट बिल्कुल वही सेम स्टडी है। असल में आप डिफरेंट डेटाबेसेस में जब सर्च करो पबमेड, एमबेस, कॉकरेन, तो हो सकता है कि पबमेड पे भी वही स्टडी दी हो और कॉकरेन पे भी वही स्टडी दी हो, तो आप एक स्टडी को बार बार तो नहीं ना एक्सक्लूड करोगे। तो आप पहले आप अपनी जो तीनों डेटाबेसेस आपने स्टडीज ली होती है ना उनका डुप्लीकेट को जो है वो रिमूव करते हो, और फिर आप अपनी जो है टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट के बेसिस पे स्क्रीनिंग करते हो। नहीं, डुप्लीकेट जो आप रिमूव कर, अच्छा ये क्वेश्चन है कि इन द प्रोसेस ऑफ अनडुप्लीकेटिंग इफ एक्सक्लूड एन आर्टिकल शुड दैट ऑन द बेसिस, जो डुप्लीकेट्स रिमूव करें ना वो पी कोड की बेस पे नहीं आप एक्सक्लूड कर रहे हैं, वो आप डुप्लीकेट की बेस पे, यानी कि वो बिल्कुल सेम स्टडी है, एक ही स्टडी है जो कि कॉकरेन में भी दी हुई थी, पबमेड में भी और एमबेस में, वो 3 दफा आ गई आपके पास, तो आपने इस वजह से डुप्लीकेट रिमूव करने होते हैं। वो पी कोड के बेसिस पे नहीं होती, पी कोड की बेसिस पे जो टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट है वो वाली स्टडीज आप एक्सक्लूड करते हो, और फिर जो फुल टेक्स्ट आर्टिकल रीड करते हो वो वाली स्टडीज एक्सक्लूड करते हो। आप रेयान या फिर ज़ोटेरो ये दोनों सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। कंट्रोल वोकैबुलरी मैंने आपको बताया था, मैश टर्म्स जो होती हैं, जैसे आप इंस्टाग्राम पे हैशटैग यूज करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही मैश टर्म्स होती हैं पबमेड और एमबेस वगैरह के लिए, तो उनका कोई इतना रोल नहीं है, बस आपने वो देखना होता है कि वो सर्च टर्म्स हैं कि आप अपनी सर्च स्ट्रेटजी में इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप सिनोनिम्स इंक्लूड कर रहे हो जो आपके पास ऑलरेडी आर्टिकल्स हैं तो दैट्स फाइन, जरूरी नहीं आप मैश टर्म्स इंक्लूड करो।
पी कोड का कैसे पता चलेगा सही है या गलत? आपकी स्टडीज पे डिपेंड करता है कि आपको पी कोड पे इनफ स्टडीज मिल रही हैं करने के लिए या नहीं मिल रही। अच्छा, जो मैंने स्टडी रिमूव की थी एज एन एग्जांपल, वो मैंने पी कोड की बेसिस पे की थी, वो उसको एक्सक्लूड किया था मैंने टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट की बेस पे। अगर वो मेरे पी कोड पे फॉल कर रही थी, इसका मतलब है कि हाँ वो इंक्लूड थी, और अगर जो पी कोड पे फॉल नहीं करेगी वो एक्सक्लूड हो जाएगी। उसको कहते हैं एक्सक्लूजन बाय टाइटल एंड एब्स्ट्रैक्ट। Hi, can you hear me? जी जी। अगर हमारी स्टडीज कम हो पी कोड क्राइटेरिया की वजह से जो एक्सक्लूजन बहुत ज़्यादा हो रही हो, सो वी हैव टू लाइक एक्सपैंड इट कि स्टडी सैंपल ज़्यादा हो जाए, लाइक चेंज द पी कोड क्राइटेरिया। अच्छा, ये वाली चीज है ना, आपने स्क्रीनिंग पे आके नहीं डिसाइड करनी होती कि आपका पी कोड आपने ब्रॉड करना है कि नहीं करना है। ये आपने वायबिलिटी असेसमेंट जब की थी ना, आपने वायबिलिटी असेसमेंट में ऑलरेडी देख लिया कि आपके पास 3 आर्टिकल्स हैं, इसका मतलब है आप मेटा एनालिसिस कर सकते हो उस पे। अगर एक्सक्लूड हो रही है एंड में आपके पास सिर्फ वही 3 आर्टिकल बचते हैं सारी स्क्रीनिंग करने के बाद, जो कि आपने वायबिलिटी वाले थे, तो इट्स फाइन, नो इशू, ठीक है। तो आपने पी कोड अपना स्क्रीनिंग से पहले ही डिफाइन, सर्च स्ट्रेटेजी बनाने से पहले ही डिफाइन कर लेना, बाद में नहीं आपने इसको ब्रॉड करना। जब आपने सारी स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दी उसके तब जाके पी कोड नहीं चेंज होता। इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि स्क्रीनिंग के प्रोसेस से पहले ही आपका पी कोड डिफाइंड होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको सारा प्रोसेस दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। मर्जिंग वाली बात जो है वो मैंने डुप्लीकेट्स जो रिमूव करने उसके बारे में की थी, कि 2 स्टडीज ज़ोटेरो में आपको पता लग जाएगा कि मर्ज उन स्टडीज को करना है जो कि बिल्कुल सिमिलर है, सेम स्टडीज है, बल्कि सिमिलर नहीं करनी चाहिए, सेम एक ही स्टडी है बल्कि। इस पे ट्यूटोरियल आपको बिल्कुल जो मैंने आपको तरीके बताए ना, बस आपको वही जानने की जरूरत है। बहुत आसान है, आप यूज जब करना यूज करोगे ना तो आपको आ जाएगा। इसमें